हेलो फोक्स। तो आज अपन जो है सितंबर 25 की डीटी की आरटीपी को जो है सॉल्व करेंगे। अच्छा, बहुत आसान आरटीपी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस आरटीपी को करने से पहले आपको जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सितंबर 25 के लिए जो स्टेटूटरी अपडेट्स एंड जुडिशियल अपडेट्स आए थे उसको जो है चेकआउट करना पड़ेगा। तो वो करना आपके लिए मस्ट है। तो मैंने जो वीडियो डाली थी, मैंने स्टेटूटरी अपडेट्स और जुडिशियल अपडेट्स सितंबर 25 की जो है वीडियो डाल रखी है। 2 घंटे की वीडियो है, आप जो है उसको चेकआउट करना। पहले उस वीडियो को देखना, सारे अमेंडमेंट्स को समझना, उसके बाद क्या करना, इस आरटीपी को करना, क्योंकि इस आरटीपी में जो है बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उन अमेंडमेंट से आए थे। अच्छा, तो अपन जो है इस आरटीपी को चालू करते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको सितंबर 25 की मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो बेसिकली वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हो। आ जाओ, देखो एमसीक्यूज को अपन लास्ट में करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। यहाँ पर अपने को क्या करना है, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। देखो क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा कि द नेट प्रॉफिट ऑफ रेनबो लिमिटेड एज पर इट्स पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2025 अमाउंटेड टू 27,22,000 आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो मुझे नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 27,22,000। देखो ये रहा, आपको जो है नेट प्रॉफिट बता रखा है 27,22,000। अच्छा, अपन को क्या करना है, अपन को जो है बेसिकली टोटल इनकम निकालनी है। देखो ये रहा, ये लोगों ने कहा कि भाई कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। कंपनी की अपन को जो है क्या करना है, टोटल इनकम निकालनी है। सो कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस 24-25 इग्नोरिंग द प्रोविजंस ऑफ मैट। अच्छा, कंपनी ने जो है कोई भी कंसेशनल टैक्स रिजीम नहीं ले रखी। आ जाओ एक एक एडजस्टमेंट करके चलते हैं अपन। सबसे पहला इन लोगों ने कहा कि भाई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम बैंक फॉर द परचेज ऑफ लैंड 2 लाख, ठीक है ना। द लैंड वॉज मेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर विच द अप्रूवल फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी इज पेंडिंग टिल 31st of March 2025। तो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई आपने क्या करा है, इंटरेस्ट का पेमेंट करा है। आपने जो है क्या करा है, इंटरेस्ट का पेमेंट करा है। अच्छा, आपने जो है कितना इंटरेस्ट का पेमेंट करा है, 2 लाख के इंटरेस्ट का आपने पेमेंट करा है। अच्छा, आपने जो है 2 लाख का इंटरेस्ट का पेमेंट करा है। आपने जो लोन लिया था वो किसके लिए लिया था, फॉर द परचेज ऑफ लैंड, मतलब बेसिकली कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए लिया था। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि द लैंड वॉज मेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। इस पर अपन क्या करेंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाएंगे। अच्छा, अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। अप्रूवल क्या है, अभी भी पेंडिंग है। तो सीधी सी बात ये है, आपको पता है कि जब भी आप कोई क्या करते हो, लोन लेते हो फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, तो अपन क्या करते हैं, पुट टू यूज तक का जो भी इंटरेस्ट है उसको कैपिटलाइज करते हैं। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है लैंड की वैल्यू में क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। लेकिन आपने क्या कर रखा है, पीएनएल में डेबिट कर रखा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है 2 लाख को ऐड कर देंगे। देखो ये रहा, मैंने क्या करा, ऐड करा। पीएनएल में क्या करा, ऐड करा। आपने जो है अपने प्रॉफिट को बढ़ाया। देखो इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर परचेज ऑफ लैंड, तो इन लोगों ने वही कहा, इन लोगों ने वही कहा कि भाई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टिल द एसेट इज पुट टू यूज, अपन क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। हेंस इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड इज नॉट अलाउेबल, ये खर्चा आपको अलाउ नहीं करा जाता, आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है। अच्छा, अपन को कैपिटलाइज करना पड़ता है, इसलिए अपन ने क्या करा, इसलिए अपन ने जो है इसको एड बैक कर दिया। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 90,000 ऑन अ फॉरेन टूर ऑफ अ डायरेक्टर फॉर नेगोशिएशन, ठीक है ना, फॉर नेगोशिएशन ऑफ अ कोलैबोरेशन विद अ फॉरेन मैन्युफैक्चरर फॉर इनिशिएशन ऑफ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने ये कहा कि भाई आपके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या करा है, फॉरेन में ट्रेवल करने पे कोई खर्चा करा है, 90,000 का करा है। अच्छा, ये जो फॉरेन ट्रेवल था, ये जो फॉरेन ट्रेवल था वो एक नए बिजनेस के लिए था, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस के लिए था। तो इसको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, ये अलाउ नहीं करा जाएगा। इसको अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको जो है अपन क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। आपने क्या कर रखा है, आपने जो है डेबिट कर रखा है। देखो ये रहा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अपन ने क्या करें, 90,000 ऐड कर दिए। अच्छा, अगर यही यही जो फॉरेन ट्रेवल का खर्चा है, यही जो फॉरेन ट्रेवल का खर्चा है, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए होता, नए बिजनेस के लिए नहीं होता, तो बेसिकली आपको जो है खर्चा अलाउ कर दिया जाता। बात समझ में आई। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स डेट द कंपनी हैज कन्वर्टेड द एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख ऑन द टर्म लोन इनटू अ न्यू टर्म लोन विद अ रिवाइज्ड रिपेमेंट शेड्यूल। अच्छा, द कंपनी हैज पेड 50,000 टुवर्ड्स सच इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इस 3 लाख को अपन ने क्या कर दिया है, 3 लाख को अपन ने डेबिट कर दिया है। मेरी बात सुनो, 43B में अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्ट पे करते हो तो ये आपको जो है खर्चा अलाउ करा जाता है। आपका 3 लाख का इंटरेस्ट था जो अरियर्स में है, उसको आपने क्या करा, नए लोन में कन्वर्ट कराया। अच्छा, और आपने पेमेंट कितना करा है, सिर्फ 50,000 का पेमेंट करा है। अच्छा, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई 3 लाख आपने क्या करा है, पीएनएल में डेबिट कर दिया है। 3 लाख क्या करा है, पीएनएल में डेबिट कर दिया है। पीएनएल में जो है आपने खर्चा बुक कर लिया है, खर्चा अलाउ नहीं होगा क्योंकि आपने पे नहीं करा था। तो 3 लाख को अपन क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। अच्छा, क्योंकि आपने क्या करा है, ये जो आपका अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट था इसको न्यू लोन में कन्वर्ट करा के 50,000 का पेमेंट कर दिया है, तो 50,000 का खर्चा आपका जो है एक्चुअल बेसिस पर अलाउ कर दिया जाएगा। तो 3 लाख ऐड होगा, 50,000 लेस होगा, तो अल्टीमेटली अपन क्या करेंगे, 2,50,000 को ऐड कर देंगे। लॉजिकली बात समझ में आई। तो जब आप क्या करते हो, अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट को न्यू लोन में कन्वर्ट कराते हो, तो जो आप क्या करते हो, नए लोन का एक्चुअल में रिपेमेंट करते हो, वही आपको अलाउ करा जाता है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि कमीशन ऑफ 1 लाख पेड इन मंथ ऑफ फेब, ठीक है ना, ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड इन फेब इटसेल्फ। तो फरवरी में आपने कोई कमीशन का पेमेंट करा, टैक्स काट लिया, ठीक है ना, अपन ने क्या करा, टैक्स काट लिया। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाज डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट ऑन 28th of September 2025।
तो आपने क्या करा, फेब में टीडीएस काटा और क्या करा, फेब में टीडीएस काट के जो है ड्यू डेट तक जमा करा दिया। जो आपका आरओआई का ड्यू डेट है उधर तक क्या करा, जमा करा दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इधर तक तो। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई कमीशन ऑफ 1,25,000 पेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड इन मई 2025। तो इन लोगों ने कहा कि मार्च 2025 में आपने 1,25,000 का कमीशन पे करा है। अच्छा, उसका टीडीएस उस पर्टिकुलर ईयर में नहीं काटा। अच्छा, ये जो देखो आपने क्या करा है, 1,25,000 का कमीशन पे करा है, इसका टीडीएस मार्च में कट जाना चाहिए था, लेकिन आपने इसका टीडीएस अगले साल काटा है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, अपन 30% खर्चा क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। तो जो अपना करंट प्रीवियस चल रहा है 24-25, उसमें जो है क्या होगा, 1,25,000 का 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। देखो ये रहा, अपन ने क्या करा, अपन ने जो है बेसिकली 1,25,000 इंटू 30% कितना होता है, 37,500, ये क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। लॉजिकली बात समझ में आई। अच्छा, अपन ने क्या करा है, अपन ने बेसिकली मार्च 25 में 1,25,000 का कमीशन का पेमेंट करा, लेकिन टीडीएस नहीं काटा। टीडीएस कब काटा है, अगले साल। टीडीएस जो है अपन ने अगले साल काट के जमा कराया है। तो देखो ना, आपने मई 25 में काटा और आपने क्या करा, सितंबर 25 में जमा कराया। तो बेसिकली आपने कमीशन तो पे कर दिया था 24-25 में, लेकिन टीडीएस काट के जमा कब कराया, अगले साल जमा कराया। तो बेसिकली करंट ईयर में क्या होगा, 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में जो आपका प्रीवियस है 25-26 है, उसमें अपन क्या करेंगे, इतना खर्चा जो है बेसिकली क्या करेंगे, क्लेम कर लेंगे। बात समझ आ गई। तो अभी तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर ईयर में 30% खर्चा आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई ऑन ईपी एबीएक्स एंड मोबाइल फोन्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 18 लाख वाज क्लेम्ड एट 40%, ट्रीटिंग देम एज कंप्यूटर्स। तो आपने क्या कर लिया, आपने जो है बेसिकली 18 लाख का डेप्रिसिएशन ले लिया। तो जो आपके मोबाइल फोन होते हैं और ईपीबीएक्स होता है, इस पे जो है 40% आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये मैंने आपको समझाया भी था पीजीबी के साथ। अच्छा, इस पे आपको जो है कितना डेप्रिसिएशन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 50% डेप्रिसिएशन आपको अलाउ करा जाता है। तो सुनो, ये जो आपका 18 लाख है, ये जो आपका 18 लाख है 40% के बराबर है। तो मैंने करा 18 लाख डिवाइड बाय 40% इंटू मैंने करा 15%। तो अलाउ कितना हो रहा है, 15% हो रहा है। तो देखो करो कितना आ रहा है, ये आपने करा 18 लाख डिवाइड बाय 40%, ठीक है ना, इंटू करा आपने 15%। तो बेसिकली आपका जो डेप्रिसिएशन है वो अलाउ कितना होना चाहिए था, 6.75 लाख का जो है आपका डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए था। बात समझ में आई। तो आपका डेप्रिसिएशन अलाउेबल है 6.75 लाख और आपने एक्चुअल में क्लेम कितना कर रखा है, 18 लाख का रखा है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, डिफरेंशियल अमाउंट का रिवर्सल कर देंगे। तो मैंने करा 18 माइनस 6.75, 18 माइनस करा मैंने 6.75, कितना हो गया ये 11.25। तो देखो ये रहा 11.25 जो है बेसिकली क्या होगा, डेप्रिसिएशन आपका एड बैक कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, बेसिक मैथ है। तो आपने डेप्रिसिएशन 40% ले रखा है, जबकि एक्चुअल में मिलना चाहिए था 15% पे। तो जो आपका बेसिकली जो आपका डिफरेंशियल अमाउंट है वो क्या कर दिया जाएगा, एड बैक कर दिया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए आपको 15% पे, लेकिन आपने रखा है 40% पे। तो अपन ने क्या करा, डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दिया। आगे देखते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई 5 लाख बीइंग द कंस्ट्रक्शन टू एस लिमिटेड, 5 लाख बीइंग कंट्रीब्यूशन टू एस लिमिटेड, ठीक है ना। अच्छा, एस लिमिटेड क्या है, अपनी होली ओन सब्सिडी कंपनी है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तो बेसिकली क्या है, एक तरह का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर है, आपका अलाउ कर दिया जाएगा। देखो ये रहा कंट्रीब्यूशन टू एस लिमिटेड होली ओन सब्सिडी कंपनी। तो इन लोगों ने कहा भाई कंट्रीब्यूशन टू होली ओन सब्सिडी कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज इज अलाउेबल अंडर सेक्शन 37, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो है बेसिकली एक्सपेंडिचर अलाउड है, आपको एडबैक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई आपने प्रोविजन बना रखा है ग्रेचुटी का 6 लाख का, लेकिन एक्चुअल में बेसिकली आपने ग्रेचुटी कितने की पे करी है, 1,50,000 की पे करी है। तो आपको अलाउ कितना करा जाएगा, आपको जो है बेसिकली 1,50,000 अलाउ करा जाएगा। तो आपने पीएनएल में डेबिट कर रखा है 6 लाख, आपने जो है पीएनएल में डेबिट कर रखा है 6 लाख, लेकिन एक्चुअल में डेबिट करना चाहिए था कितना, 1,50,000। तो जो आपका डिफरेंशियल अमाउंट है 4,50,000 वो क्या कर दिया जाएगा, एड बैक कर दिया जाएगा। तो आपको पता है कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी आपका अलाउ नहीं करा जाता। एक्चुअल जो आप ग्रेचुटी पे करते हो वो आपका अलाउ है, ठीक है, डन है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पी लिमिटेड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच परचेज एट 100 पर शेयर ऑन 10 अक्टूबर 2017। तो बेसिकली आपने पी लिमिटेड के शेयर्स, पी लिमिटेड के 10,000 शेयर्स कब परचेज करें, 10 अक्टूबर 2017 को परचेज करें, और बेसिकली कॉस्ट क्या है, 100 पर शेयर है। अच्छा, फेस वैल्यू क्या है इन शेयर्स की, 10 रुपीज ईच। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि द रेट ऑफ डिविडेंड इज 100%, आपको जो है बेसिकली 100% का क्या मिला है, 100% का डिविडेंड मिला है। द रिकॉर्ड डेट बिंग 10 दिसंबर 2024। तो बेसिकली करंट ईयर में आपको जो है डिविडेंड मिला है। अच्छा, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 है। अच्छा, आपको डिविडेंड कितना मिला है, 100% ऑफ फेस वैल्यू मिला है। तो मतलब एक शेयर पे आपको 10 रुपीज का डिविडेंड मिला है। टोटल आपके शेयर्स कितने हैं, टोटल आपके शेयर्स है बेसिकली 10,000। तो टोटल आपका डिविडेंड कितना हो गया, टोटल आपका डिविडेंड हो गया 1 लाख। तो 1 लाख का जो डिविडेंड है आपने क्या कर रखा है, पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है। अपन क्या करेंगे, लेस कर देंगे। देखो ये रहा लेस आइटम में अपन क्या करेंगे, लेस आइटम में अपन जो है 1 लाख का डिविडेंड लेस कर देंगे। तो बेसिकली मैंने क्या करा, पीजीबीपी की इनकम में से 1 लाख हटाया और कहाँ डालूंगा मैं, आईएफओएस की इनकम में डाल दोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम में आपने क्या करा, 1 लाख डाल दिया, डन। आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये शेयर्स आपने क्या करे थे, 10 अक्टूबर 2017 को 100 रुपीज पर शेयर पे परचेस करे थे। अच्छा, दीज शेयर्स वर सोल्ड ऑन 15th ऑफ मार्च 2025 एट 130 पर शेयर। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 3 लाख,
इज क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। तो बेसिकली सीधी सी बात है, ये तो कैबियंस की इनकम है। तो 3 लाख का जो आपका प्रॉफिट है, 3 लाख का जो प्रॉफिट है वो अपन क्या करेंगे, वो जो है बेसिकली पीजीपी इनकम से लेस कर देंगे। तो मैंने क्या करा, इधर से लेस कर दिया। अच्छा, कैबियंस की इनकम निकालूंगा मैं। आप जो है क्या करोगे, कैबियंस की इनकम निकालोगे। देखो मुझे इन लोगों ने बता रखा है कि भाई आपका सेल प्राइस कितना है। अगर अपन देखें तो आपका जो सेल प्राइस है वो कितना है, 130 है। आपका सेल प्राइस कितना है, 130 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपका 100, ठीक है ना। सेल प्राइस आपका कितना है, 130 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 100। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही, भाई फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st ऑफ, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st ऑफ जनवरी 2018 कितना है, 110 है। तो बेसिकली आपको एक चीज पता है, आपको जो है बेसिकली एक चीज पता है कि भाई अगर आपने क्या करा है, शेयर को परचेस करा है, अगर आपने जो है शेयर को परचेस करा है ऑन और बिफोर 31st ऑफ जनवरी 2018, तो उस केस में जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कौन सा ले सकते हो, तो बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st ऑफ जनवरी 2018 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विचएवर इज हायर, आपका क्या होगा, आपका जो है एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। तो देखो मेरा सेल प्राइस तो 130 रहेगा, मेरा सेल प्राइस क्या रहेगा, 130 रहेगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे अपन, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विचएवर इज हायर। बेसिकली हायर क्या है, आपका जो हायर है वो 110 है। बेसिकली मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना मान लिया जाएगा, 110 मान लिया जाएगा। तो एक शेयर पे आपका जो है 20 रुपीज का क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टोटल आपके कितने शेयर्स हैं, टोटल आपके 10,000 शेयर्स हैं। तो आपका टोटल, आपका जो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना हो जाएगा, ये देखो ये रहा 2 लाख का हो गया। बात समझ में आई ना, देखो ये रहा 10,000 इंटू 130 हो गया आपका सेल कंसिडरेशन। इसमें से अपन ने क्या करा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन क्या लेंगे, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है ना, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू। तो बेसिकली आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा, 11 लाख। तो आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकल के आ जाएगा, 2 लाख का निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, 112 है आपने पढ़ रखा है, 112 है आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी तरह मैंने आपको समझाया था। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। इन लोगों ने कहा कि द प्रोविजन फॉर बोनस फॉर द ईयर 23-24 पेड ऑन 15th ऑफ नवंबर 2024 98,000। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई 23-24 में आपने क्या करा था, प्रोविजन बनाया था। 23-24 में आपने क्या करा था, प्रोविजन बनाया था बोनस का, मतलब पिछले साल। अपना कौन सा प्रीवियस चल रहा है, अपना प्रीवियस चल रहा है 24-25, राइट। ये लोग कह रहे हैं कि भाई प्रीवियस ईयर 23-24 में आपने कोई क्या करा था, बोनस का प्रोविजन बनाया था, आपने कोई बोनस का प्रोविजन बनाया था। अच्छा, 98,000 का आपने पेमेंट कब करा है, 98,000 का पेमेंट आपने करंट ईयर में करा है, और कब करा है, 15th ऑफ नवंबर 2024 में करा है। अच्छा, कितना पेमेंट करा है आपने, 98,000 का पेमेंट करा है। मेरी बात सुनो, 98,000 का जब आपने 23-24 में बोनस बनाया था, प्रोविजन बनाया था, तो वो आपको अलाउ नहीं करा गया होगा। क्यों अलाउ नहीं करा गया होगा, क्योंकि 43 भी ये बोलता है कि भाई आरओआई की ड्यू डेट तक आपको जमा कराना है। आपने क्या करा है, आपने जो है 23-24 की आरओआई की ड्यू डेट के बाद जमा कराया है। आपने देखो ना कब जमा कराया है, आपने जमा कराया है 15th ऑफ नवंबर 2024 तक जमा कराया है। आपको जमा कब तक कराना चाहिए था, आपको जो है बेसिकली 23-24 की आरओआई की डेट तक जमा कराना चाहिए था। और आरओआई की डेट क्या होती है, 31st ऑफ अक्टूबर 24 होती है। तो सीधी सी बात है कि भाई 98,000 प्रीवियस ईयर में तो डिसला हो गया होगा, प्रीवियस ईयर में तो क्या हो गया होगा, डिसला हो गया होगा, क्योंकि मैंने करंट ईयर में पे करा है, मतलब अपन ने 24-25 में पे करा है ये बोनस, तो अपन को जो है 24-25 में इसका डिडक्शन मिल जाना चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई 98,000 में से 34,000 का जो आपने बोनस पे करा है वो बियरर चेक के थ्रू पे करा है। तो आपको पता है कि भाई 40A3 में ये क्या हो जाएगा, खर्चा डिसलाउ कर दिया जाएगा। तो 98 - 34 का आपको जो है क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। देखो ये रहा 98 - 34 बोले तो 64,000 का आपको क्या मिल गया, डिडक्शन मिल गया। देखो पढ़ लो, इन लोगों ने कहा प्रोविजन फॉर बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 हमने क्या करा होगा, उस साल में डिसलाउ कर दिया गया होगा। तो हमने जो है उस साल में 43 में डिसलाउ कर दिया फॉर नॉन पेमेंट बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। अच्छा देखो क्या दे रखा है, द पेमेंट ऑफ बोनस, हमने क्या करा है, तो बोनस का पेमेंट करा है आफ्टर द सेट ड्यू डेट इज अलाउड इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट। जिस साल आप पे करते हो उस साल आपको जो है खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। तो 98,000 करंट में आपको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि 98,000 में से आपने 34,000 का जो बोनस है वो क्या करा है, आपने बियरर चेक मतलब कैश में पे करा है एक तरह से, तो बेसिकली आपको जो है 34,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 98 - 34 का आपको जो है क्या दे दिया जाएगा, डिडक्शन दे दिया जाएगा। डन। अब लास्ट पॉइंट अपना बचता है डेप्रिसिएशन का। लास्ट पॉइंट अपना बचता है किसका, डेप्रिसिएशन का। देखो ये रहा डेप्रिसिएशन है, ये बिल्कुल डेप्रिसिएशन का। देखो क्या बोल रहा है ये, इन लोगों ने कहा कि द कंपनी हैज परचेज एंड पुट टू यूज अ कमर्शियल व्हीकल ऑफ 8 लाख फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑन 21st ऑफ मार्च 2025, ठीक है ना। तो बेसिकली करंट ईयर में आपने क्या करा है, एक कमर्शियल व्हीकल परचेज करा, उस पर आप क्या कर रहे हो, उस पर जो है बेसिकली आप डेप्रिसिएशन लोगे, सीधी सी बात है। तो लोगों ने कहा कि भाई 8 लाख का आपने क्या करा है, कमर्शियल व्हीकल परचेज करा है। कब परचेज करा है, 21st ऑफ मार्च 2025 को परचेज करा है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई इस पर आपने डेप्रिसिएशन पूरे साल का ले लिया है। भाई सीधी सी बात है, करंट में अगर कोई एसेट जो है 180 डेज से कम यूज करते हो तो आपको जो है बेसिकली 50% डेप्रिसिएशन मिलता है। अब इन लोगों ने कहा कि डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन ऑल अदर एसेट एज पर द रेट प्रिस्क्राइब्ड। तो देखो सीधी सी बात यह है कि भाई इस 8 लाख पे आपने क्या करा है, 15% का डेप्रिसिएशन ले लिया है, जबकि इस 8 लाख पे 7.5% का डेप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए था। तो सीधी सी बात यह है, भाई 8 लाख का 7.5% डेप्रिसिएशन क्या कर दिया जाएगा, एड बैक कर दिया जाएगा। देखो 8 लाख का मैंने करा 7.5%, कितना आता है ये आ गया आपका 60,000।
तो 60,000 का जो आपका डेप्रिसिएशन है वो देखो ये रहा, एड बैक हो गया, ये अपन ने क्या करा, ऐड कर दिया, तो अपने सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। आप देख सकते हो कि भाई अपने जो है सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, सारे एडजस्टमेंट्स अपन ने कर लिए, तो आपकी जो है टोटल इनकम कितनी निकल के आ जाएगी, ये आपकी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी 47,70,500 की। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। इन लोगों ने कहा कि भाई एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, शांति फाउंडेशन, a charitable institution registered under section 12AB is engaged in the preservation of forest. The accountant of the institution provides the following details of the institution to you as a chartered accountant. इन लोगों ने कहा कि एग्जामिन एंड डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशन। देखो इन लोगों ने कहा कि भाई ये इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, आपको जो है एज अ सी बताना है कि भाई क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे। तो इन लोगों ने कहा कि जो आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, जो आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो द इंस्टीट्यूशन फॉलोज मर्केटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अपन क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। एंड डूइंग द प्रीवियस 24-25 हैज इनकर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 1,20,000 फॉर द पीरियड टू द ईयर 24-25। तो पूरे साल में आपने 1,20,000 का क्या करा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस करे हैं। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाज एक्चुअली पेड ऑन 15 अप्रैल 2025। मतलब बेसिकली आपने क्या करा, ईयर एंड के बाद पेमेंट करा। तो आपको पता है कि भाई जो आपका ट्रस्ट होता है, जो आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे खर्चा अलाउ करा जाता है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे क्या करा जाता है, खर्चा अलाउ करा जाता है। क्योंकि 1,25,000 का आपने जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करा था 24-25 में, लेकिन 24-25 में पे नहीं करा, तो 24-25 में जो है इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मान सकते। इन लोगों ने कहा कि भाई कौन से साल में जो है इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। तो देखो सीधी सी बात यह है कि भाई जिस साल आपने पेमेंट करा है, आपने पेमेंट कब करा है, आपने पेमेंट करा है प्रीवियस ईयर 25-26 में, तो 25-26 में इसको जो है आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान सकते हो। देखो इन लोगों ने वही चीज कही, भाई 25-26 में आपने एक्चुअल पेमेंट करा है, तो 25-26 में ही जो है ये खर्चा अलाउ करा जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो आगे बता देना, इन लोगों ने वही चीज बताई है कि भाई एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 एनी सम पेबल बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम ओनली इन द प्रीवियस ईयर, जिस साल आपने क्या करा है उसको एक्चुअल में पे करा है। डन है। अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि द फाउंडेशन वाज कल्टिवेटिंग 15 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, इट अर्न 10 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। क्या आप उनको जो है 10(1) का एग्जाम्पशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैंने आपको जो है ट्रस्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह समझाया था कि जो आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है, जो ट्रस्ट होता है, उसको जो है एग्रीकल्चर इनकम मतलब बेसिकली सेक्शन 10(1) का जो है क्या मिल जाता है, एग्जाम्पशन दे दिया जाता है। देखो इन लोगों ने वही चीज कही, कि बिल्कुल अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर इनकम जो है क्या मान ली जाएगी, एग्जाम मान ली जाएगी। तो देखो क्या दे रखा है भाई, वेयर अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग एग्जाम्पशन अंडर 12AB, सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन कैन नॉट क्लेम एनी एग्जाम्पशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो सेक्शन 10 का आपको जो है कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलता एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम का जो है आपको एग्जाम्पशन दे दिया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह समझाई थी। डन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो इन लोगों ने क्या कहा कि शांति फाउंडेशन हैज अर्न रेंटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 अमाउंटिंग टू 4 लाख। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में आपकी 4 लाख की रेंटल इनकम है, लेकिन इट रिसीव 3 लाख अप टू 31st ऑफ दिसंबर 2024 आउट ऑफ सच इनकम। तो बेसिकली 4 लाख में से 4 लाख में से सिर्फ 3 लाख मिली है। हाउएवर द बैलेंस वाज रिसीव्ड ऑन 31st ऑफ अगस्त 2025। मतलब बेसिकली अपन को जो है प्रीवियस ईयर 25-26 में 1 लाख मिला है। मेरी बात सुनो, जो आपकी 4 लाख की इनकम है वो तो 24-25 की है, लेकिन 24-25 में आपको जो है सिर्फ 3 लाख मिली। अच्छा, बाकी जो 1 लाख है वो अगले साल मिली। अब इन लोगों ने कहा कि भाई अप टू व्हाट पीरियड द इंस्टीट्यूशन कैन अप्लाई द सेम अमाउंट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज एक्सरसाइज द रेलेवेंट ऑप्शन। तो आपको एक चीज पता है कि अगर कोई इनकम है जो करंट में आपको मिली ही नहीं है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एओ को एक फॉर्म सबमिट कर सकते हो और उसको ये कह सकते हो कि देखो, तो आप एओ को एक फॉर्म सबमिट कर सकते हो और एओ को ये कह सकते हो कि देखो 1 लाख की इनकम मुझे करंट में मिली नहीं है, इसकी वजह से मैं करंट ईयर में खर्चा नहीं कर पाया, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं कर पाया। तो आप एओ को ये कह सकते हो कि देखो जब ये इनकम मुझे मिलेगी या तो मैं उस साल में खर्चा कर दूंगा या फिर उसके अगले साल में खर्चा कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो इन लोगों ने वही चीज कही कि भाई अकॉर्डिंगली इन द प्रेजेंट केस इनकम ऑफ 1 लाख विच वाज रिसीव्ड ऑन 31st अगस्त 2025 कैन बी अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। मतलब जिस साल मिली है आप या तो क्या कर सकते हो, उस साल जो है क्या कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो, या फिर उसके अगले साल खर्चा कर सकते हो। तो इन लोगों ने कहा कि भाई या तो आप क्या कर सकते हो 25-26 में एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लेम कर सकते हो, या फिर जो है 26-27 में जो है क्या कर सकते हो, उसका खर्चा कर सकते हो। तो लोगों ने वही चीज कही कि इनकम ऑफ 1 लाख विच वाज रिसीव्ड ऑन 31st of August कैन बी अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 बीइंग द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड और इन द प्रीवियस ईयर 26-27 बीइंग द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर 25-26। बात समझ आई? तो आप एओ को ये कहते हो कि भाई देखो जिस साल मिलेगी उस साल खर्चा कर देंगे या फिर उसके अगले साल खर्चा कर देंगे। तो देखो इन लोगों ने वही चीज कही कि भाई इन केस अ ट्रस्ट इज अनेबल टू अप्लाई, करंट में जो ट्रस्ट है वो अपनी इनकम का मिनिमम 85% अप्लाई नहीं कर पाया। क्यों अप्लाई नहीं कर पाया? फॉर द रीजन दैट द होल या फिर पार्ट ऑफ द इनकम हैज नॉट बीन रिसीव्ड
भाई आपको जो है इनकम मिली नहीं तो खर्चा कैसे करोगे। तो देखो इन लोगों ने कहा कि द पीरियड ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड टू कवर द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड और द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम वाज रिसीव्ड। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, डन है। तो ये अपना ट्रस्ट का क्वेश्चन हो गया, ये जो है अपना ट्रस्ट टैक्सेशन का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, टीडीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भाई आपको हमें ये बताना है कि भाई टीडीएस जो है कितना कटेगा, कैसे कटेगा और कौन से सेक्शन में कटेगा। आ जाओ देखते हैं। मिस्टर राजू परचेज स्क्रैप ऑफ 55 लाख फ्रॉम मिस्टर संदीप फॉर द पर्पस ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट and credited Mr. Sandeep in his books of accounts. Mr. Raju furnished a certificate to Mr. Sandeep that the scrap shall be utilized for manufacturing purpose and not for trading purpose. तो आपने एक चीज पढ़ रखी है मुझसे कि सेक्शन 206C के अंदर जो आपका स्क्रैप है उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होता। अगर बायर जो है क्या करता है, डिक्लेरेशन फर्निश कर देता है कि जो वो स्क्रैप परचेस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेस कर रहा है, ट्रेडिंग के लिए परचेस नहीं कर रहा, तो सीधी सी बात है 206C1 तो नहीं लगेगा, 206C1 तो नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई। तो देखो अपने को एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई 206C1 तो नहीं लगेगा। आगे देखते हैं। इन लोगों ने कहा कि मिस्टर राजू मेड द पेमेंट ऑफ 45 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25 टू मिस्टर संदीप, अज्यूम द टर्नओवर ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, ठीक है ना, 10 करोड़ से ज्यादा है इन द प्रीवियस 23-24। अब मेरी बात सुनो, अपने को एक चीज तो समझ में आ गई कि जो सेलर है वो टीसीएस तो कलेक्ट नहीं करेगा। अब अपने को ये देखना है कि जो बायर है क्या उसको 194Q के अंदर टीडीएस काटना है क्या। आ जाओ देखो, तो 194Q भी मैंने आपको करा रखा है, 194Q भी अपन ने कर रखा है। आपको ये पता है कि भाई अगर बायर क्या करता है, सेलर से, अगर जो बायर है वो क्या करता है, सेलर से गुड्स परचेस करता है और जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो बायर है उसको 0.1% ऑफ कंसिडरेशन क्या करना पड़ता है, 0.1% ऑफ कंसिडरेशन जो है बेसिकली टीडीएस काटना पड़ता है। और टीडीएस कितने करता है, टीडीएस जो है करता है अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख पे। अब मेरी बात सुनो, बायर ने क्या करा, 55 लाख का गुड्स परचेस करा और अपने बुक्स अकाउंट्स में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। 194Q में टीडीएस कब करता है, पेमेंट करते समय और क्रेडिट करते समय, विचएवर इज अर्लियर। तो जब हमने क्या करा है, क्रेडिट करा है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, 194Q के अंदर 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। अच्छा, टीडीएस कितने पे करता है, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख पे करता है। तो अपन ने जो है परचेज करें गुड्स 55 लाख के, तो अपन ने जो है गुड्स परचेज करें 55 लाख के, तो जो टीडीएस है वो कितने पे कटेगा, 55 माइनस 50 बोले तो 5 लाख पे। तो 5 लाख का जो है 0.1% टीडीएस कट जाएगा। देखो ये रहा 5 लाख का 0.1% टीडीएस कटेगा अंडर 194Q। अब पढ़ लेते हैं। देखो इन लोगों ने सबसे पहले तो ये कह दिया कि भाई बाय वर्च्यू ऑफ 206C1 मिस्टर संदीप इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, तो संदीप को टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर टीडीएस अंडर 194Q विल बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ बायर एंड अकॉर्डिंगली जो है बायर ने क्या करा, बायर को जो है बेसिकली 5 लाख का 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन, जो है सेकंड पॉइंट पे आते हैं, समझना। इन लोगों ने कहा मिस्टर रजत टुक अ लोन ऑफ 12 लाख फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर जॉस प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द स्पॉन्सरिंग स्टडीज ऑफ हिज डॉटर इन ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली कौन है ये पर्सन, मिस्टर रजत है। मिस्टर रजत ने क्या करा है अपने एम्प्लॉयर से, अच्छा इसका एम्प्लॉयर कौन है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो रजत ने 12 लाख का क्या करा है, लोन लिया है। 12 लाख का लोन लिया है और किस लिए लोन लिया है, अपनी डॉटर की अब्रॉड स्टडीज के लिए लोन लिया है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि आउट ऑफ द सेड लोन ही रेमिटेड 9,75,000 टुवर्ड्स द फीस टू द यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली हमने क्या करा है, ऑस्ट्रेलिया में 9,75,000 रुपीज का क्या करा है, रेमिटेंस करा है। 9,75,000 रुपीज का क्या करा है, रेमिटेंस का करा है। अच्छा, द रेमिटेंसेज वर मेड थ्रू सेम ऑथराइज्ड डीलर अंडर द LRS ऑफ RBI। तो अपन को चलना पड़ेगा 206C1G में, अपन चलेंगे 206C1G के अंदर। देखो ये रहा 206C1G के अंदर अपन चलेंगे। वहां पर आपको एक चीज पता है कि जो आपका ऑथराइज डीलर है वो क्या करेगा, आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा अगर आप क्या करते हो, पैसा रेमिट करते हो। अच्छा, यहाँ पर अपन एक चीज पढ़ रखी है, यहाँ पर अपन ने क्या कर रखा है, एक चीज पढ़ रखी है कि भाई अगर आपने क्या करा है, अगर जो है बेसिकली आपने रेमिटेंस करा है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, अगर आपने जो है फॉरेन कंट्री में पैसा बेचा है, एजुकेशन के लिए बेचा है, तो उस केस में 7 लाख तक तो कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होता, लेकिन इन एक्सेस ऑफ 7 लाख पे 5% टीसीएस क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो देखो आपने कितना रेमिटेंस करा है, इधर आपने जो है इधर रेमिटेंस करा है 9,75,000 का, तो बेसिकली 7 लाख पे तो कोई जो है टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। तो 9,75,000 माइनस 7 लाख तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2,75,000। तो 2,75,000 का जो है बेसिकली 5% क्या होगा, टीसीएस कलेक्ट होगा। देखो ये रहा, ये अपना आ गया आंसर। 2,75,000 पे क्या होगा, 5% टीसीएस कलेक्ट होगा। तो बेसिकली आपका टीसीएस का अमाउंट कितना आ जाएगा, 13,750। मेरी बात सुनो, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अच्छा ये जो 0.5% वाली कंसेशनल रेट है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली ये 0.5% वाली लिमिट कब लगती है, जब बेसिकली आपने रेमिटेंस कराया लोन लेके। और लोन किससे लिया है आपने, लोन आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, विच इज ठीक है ना, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80E। तो
तो लेकिन यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है वहां पर अपन ने जो लोन लिया है वो तो अपने एम्प्लॉयर से लिया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लिया है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया है। देयरफॉर अपने केस में जो है ये 0.5% वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन सा वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी? 5% वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। डन है? तो अपना क्वेश्चन हो गया, ये अपना जो है ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो वही आपने प्रोविजन एक्सप्लेन करना है, वही आपने प्रोविजन एक्सप्लेन करना है और बता देना है कि भाई आपका जो है कितना टीसीएस कलेक्ट होगा। डन? तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अमेंडमेंट्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको जो है अमेंडमेंट कराया था कहां पर? जो आपका स्टैट्यूटरी अपडेट वाला वीडियो मैंने आपको करा के दे दिया था, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था ये वाला सेम टू सेम जो है केस लो मैंने आपको बताया था। देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि समक्स लिमिटेड फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139 सबसेक्शन 1 ऑन 50 सितंबर 2023 फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23। तो देखो मैं इधर लिख लेता हूँ, मैं जो है इधर लिख लेता हूँ कि भाई आपका प्रीवियस ईयर क्या है? आपका प्रीवियस ईयर है 22-23। अच्छा, आपने आरओई कब फाइल करी है इसकी? आपने इसकी आरओई फाइल करी है 15 सितंबर 2023 को। बस समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि द रिटर्न वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड इंटीमेशन वाज इशूड ऑन 10 मई 2024 डायरेक्टिंग द एसएससी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स विद इन 15 डेज। अच्छा, रिटर्न में कोई डिफेक्ट था तो बेसिकली डिपार्टमेंट ने एसएससी को कहा कि भाई अपनी रिटर्न को आप क्या करो, आप जो है बेसिकली रिटर्न को रेक्टिफाई करो। इन लोगों ने कहा कि द डिफेक्ट्स वर रेक्टिफाइड ऑन 19 मई 2024। मेरी बात सुनो, जो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम है उसको रेक्टिफाई कब करा अपन ने? उसको जो है अपन ने रेक्टिफाई कब करा? डेट क्या है अपनी? डेट है आपकी 19 मई 2024। 19 मई 2024। देखो ये रहा 19 मई 2024। तो आपने जो ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम है वो कब फाइल करी थी? 15 सितंबर 2023 को फाइल करी थी। अच्छा, आपकी रिटर्न रेक्टिफाई कब हुई है? आपने जो है अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कब करा है? 19 मई 2024 को करा है। आप सुनो मेरी बात। इन लोगों ने कहा कि द रिटर्न वाज प्रोसेस्ड एंड इंटीमेशन वाज सेंट ऑन 15 जुलाई 2024। तो रिटर्न प्रोसेस हुई और एक आपको इंटीमेशन मिल गया। सब्सिक्वेंटली द एओ इशूड नोटिस अंडर 143 सबसेक्शन 2 ऑन 21 जून 2025। तो सुनो मेरी बात, 143 सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का जो नोटिस है, मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट का जो नोटिस है, आपको कब मिला? एओ ने जो है आपको नोटिस इशू करा है। एओ ने जो है आपको नोटिस इशू करा है 21 जून 2025 को जो है क्या हुआ है? नोटिस इशू हुआ है स्क्रूटनी असेसमेंट का। अब सवाल ये आता है कि जो एओ ने ये स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस इशू करा है ये वैलिड नोटिस है कि नहीं है? तो आपने प्रोविजन पढ़ रखा है, तो आपने जो है मेरे साथ प्रोविजन पढ़ रखा है असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर में कि भाई 143 सबसेक्शन 2 का अगर हमें नोटिस इशू करना है एओ को अगर 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करना है तो एओ कब तक इशू कर सकता है? 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम वाज फाइल्ड। अच्छा, अब इस केस में सवाल ये आता है कि भाई अपन जो 3 मंथ्स काउंट करेंगे वो ओरिजिनल आरओआई की डेट से काउंट करेंगे या फिर जो अपन ने जिस दिन आरओआई रेक्टिफाई करी उस दिन से काउंट करेंगे? तो मैंने केस लॉ आपको समझाया भी था, अपनी जो है स्टैट्यूटरी अपडेट्स वाली वीडियो में समझाया भी था कि भाई अपन क्या करते हैं, ओरिजिनल डेट से काउंट करते हैं। तो जो आपका 3 मंथ्स है, जो आपका 3 मंथ्स वाला टाइम लिमिट है वो जो है ओरिजिनल आरओआई की डेट से काउंट करा जाएगा। तो मुझे बताओ, आपने जो है आरओआई कब फाइल करी है? 15 सितंबर 2023 को। तो एंड कब होगा भाई आपका? इस प्रीवियस ईयर का एंड क्या होगा? 31 मार्च 2024। इसे अगर मैं 3 मंथ ऐड करता हूं तो बेसिकली आपका जो टाइम लिमिट है वो क्या हो जाना चाहिए? आपको जो टाइम लिमिट है वो हो जाएगा 30 जून 2024। तो मतलब 143 सबसेक्शन 2 का अगर नोटिस इशू करना है एओ को तो नोटिस कब तक इशू हो सकता है? 30 जून 2024 तक इशू हो सकता है। लेकिन एओ ने इशू कब करा है? एओ ने इशू करा है 2025 में। तो बेसिकली ये नोटिस वैलिड नहीं है। तो वही सारी चीजें बतानी है आपको, वही सारी चीजें इसके अंदर बतानी है कि भाई ये जो नोटिस है आपका टाइम वैलिड, ये जो नोटिस है आपका टाइम बार्ड है, वैलिड नहीं है। तो द नोटिस इशूड अंडर इज नॉट अ वैलिड नोटिस। ठीक है ना? तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। इन लोगों ने कहा मिस्टर कबीर फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस 24-25 डिक्लेयरिंग द टोटल इनकम ऑफ 35 लाख ऑन 2 नवंबर 2025। अच्छा, ऑन प्रोसेसिंग द रिटर्न द टोटल इनकम डिटरमिन्ड अंडर 143(1)(a वाज 45 लाख। तो सुनो, इंटीमेशन के अंदर 143(1)(a के अंदर जो आपका इनकम है वो कितना निकल के आया? 45 लाख निकल के आया। अच्छा, आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई एओ ने क्या करा है? 143 सबसेक्शन 3 में स्क्रूटनी असेसमेंट करी और आपकी इनकम कितनी असेस करी? आपकी इनकम असेस करी 85 लाख। तो 143 सबसेक्शन 3 में आपकी जो इनकम है वो कितनी असेस हो गई? 85 लाख हो गई। अच्छा, आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि द एओ ने क्या करा? एओ ने जो है बेसिकली एओ नोटिस्ड सर्टेन इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। अच्छा, एंड इशूड नोटिस फॉर रीअसेसमेंट। अच्छा, एओ ने क्या करा? 148 के अंदर रीअसेसमेंट भी करा और 148 के अंदर जो है आपका इनकम कितना निकल के आया? 1.05 करोड़। अच्छा, क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है, क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि भाई कंसीडरिंग दैट नन ऑफ द एडिशन और डिसअलाउंसेस वेरी इन द असेसमेंट और रीअसेसमेंट एज अबव क्वालिफाइज अंडर 270(a)(6 कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेवाइबल अंडर 270(a)। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई आप हमें ये बताओ कि भाई अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम पे जो है आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। इन लोगों ने साफ साफ ये कह दिया कि भाई अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। तो बेसिकली जो भी आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स निकल के आता है उसका 50% आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो सुनो, सबसे पहले जो स्क्रूटनी असेसमेंट में
जो आपका स्क्रूटनी असेसमेंट है उसकी पेनल्टी की निकालेंगे अपन। तो अपन कैसे निकालेंगे भाई, 85 लाख टैक्स कितना बन रहा है, अच्छा 45 लाख पे टैक्स कितना बन रहा है और 85 लाख पे टैक्स कितना बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो। आ जाओ, अपन क्या है, अपन जो है बेसिकली मिस्टर कबीर हैं, अपन क्या है मिस्टर कबीर हैं, अपन जो है बेसिकली मिस्टर कबीर हैं। आ जाओ देखो, अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, अपन जो है आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज आप और ध्यान रखना, इन लोगों ने कहा कि मिस्टर कबीर ने जो है क्या करा है, प्रीवियस ईयर, मिस्टर कबीर ने प्रीवियस ईयर 24-25 की रिटर्न ऑफ इनकम है, वो कब फाइल करी है, आपने फाइल करी है आपने फाइल करी है सेकेंड ऑफ नवंबर 2025 को। मतलब सीधी सी बात है, आरओआई की ड्यू डेट के बाद भाई एक इंडिविजुअल को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक फाइल करनी पड़ती है। लेकिन इस भाई साहब ने क्या करा है, इस भाई साहब ने 2 नवंबर को फाइल करी है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये इंडिविजुअल है तो इसके पास ऑप्शन है, ये इंडिविजुअल है तो इसके पास ऑप्शन है कि भाई ये क्या कर सकता है, 115 बीएससी में टैक्स पे कर सकता है या फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी क्या कर सकता है, पे कर सकता है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन सी है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है आपकी 115 बीएससी। लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हो, नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेना चाहते हो, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आरओआई की ड्यू डेट तक जो है बेसिकली ऑप्ट आउट कर सकते हो और ये कह सकते हो डिपार्टमेंट को कि भाई मैं क्या करूंगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करूंगा। अब मेरी बात सुनो, इस भाई साहब ने तो क्या करा है, इस भाई साहब ने जो है बेसिकली अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के बाद फाइल करी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में तो टैक्स पे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपको टैक्स पे करना है तो ड्यू डेट तक आप सरकार को क्या करोगे, ड्यू डेट तक सरकार को जो है ये बताओगे कि भाई देखो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जो है बेसिकली ऑप्ट आउट करना चाहता हूं 115 बीएससी से। लेकिन भाई साहब ने तो ड्यू डेट तक कुछ करा ही नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि भाई ये जो मिस्टर कबीर है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन सी है, 115 बीएससी है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज मैं आपको समझा रखी है। तो बेसिकली अगर एक एसएससी चाहता है तो वो क्या कर सकता है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर सकता है। लेकिन क्योंकि इस भाई ने क्या करा है, देखो क्या रखा है, सिंस मिस्टर कबीर हैज फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ही हैज टू पे टैक्स, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ही टैक्स पे करना पड़ेगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, अब जो है मेरी बात बड़े ध्यान समझना, इस क्वेश्चन में टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आईसीए ने क्या कर रखा है, थोड़ा सा एरर कर रखा है। अच्छा भाई ये तो चीज अपने को समझ में आ गई कि भाई जो मिस्टर कबीर का टैक्स है वो बेसिकली डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग निकलेगा, मतलब 115 बीएससी के अकॉर्डिंग निकलेगा। लेकिन जब ये आईसीए ने कैलकुलेशन करी है ना इधर, जब आईसीए ने कैलकुलेशन करी है तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कर दी है, ये जो है नॉर्मल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कर दी है, जो कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज गलत है, क्या है, गलत है। तो मेरी बात सुनो, मैंने आपको रीजन बता दिया, और देखो आईसीए ने भी लिख रखा है, आईसीए में लिख रखा है कि भाई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग क्या होगा, टैक्स पे होगा। लेकिन जब इधर टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है ना, वो बेसिकली इन लोगों ने नॉर्मल स्लैब रेट से कर दी है, नॉर्मल टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट है उससे कर दी है। देखो मैं प्रूव करके बता देता हूँ, अपन चलते हैं स्लैब रेट्स पे, बेसिक कंसेप्ट में आपको स्लैब रेट्स पे चलता हूँ। तो ये तो आपके क्या है, ये तो आपके जो है बेसिकली डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स हैं और ये नॉर्मल टैक्स रिजीम के क्या है, स्लैब रेट्स हैं। अब सुनो मेरी बात, अपने को क्या करना है, अपने को बेसिकली 85 - 45 करो तो मुझे पता चला कि भाई 40 लाख मेरी क्या है, अंडर रिपोर्टेड इनकम है। अच्छा अब अंडर रिपोर्टेड इनकम में क्या करूंगा, टैक्स निकालूंगा। तो आप क्या करोगे, 85 लाख का टैक्स निकालोगे और 45 लाख का टैक्स निकालोगे, दोनों का डिफरेंस आपका क्या होगा, अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स। अब सुनो 85 लाख टैक्स निकालते हैं, 85 लाख पे अगर आप क्या करोगे, 85 लाख पे अगर आप 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स निकालोगे तो इन स्लैब से निकलेगा। लेकिन आईसीए ने क्या करा है, नॉर्मल स्लैब से निकाल रखा है। अच्छा निकालते देखो कितना है, 85 लाख है अपना, कितना है 85 लाख है। अब सुनो अप टू 2.5 लाख तक तो नील होगा, ठीक है ना, 2.5 लाख से 5 लाख तक मतलब 2,50,000 पे 5% मतलब 12,500। अच्छा फिर बाकी 5 लाख पे कितना होगा, 20% विच इज 1 लाख। अच्छा और 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा पे कितना होगा, 10 लाख से ज्यादा पे होगा 30%। तो बेसिकली 85 - 10 लाख कितना हो गया, 75 लाख हो गया। तो 75 लाख का मेरा 30% कितना होता है, 75 लाख का 30% होता है आपका 22.5 लाख। कितना हो गया ये, 22,50,000, 22,50,000। तो टोटल कितना हो गया ये, करो टोटल टैक्स कितना हो गया, 22,50,000 प्लस करा अपने 1,12,500, कितना हो गया ये हो गया आपका 23,62,500। तो ये आपका टैक्स है। अच्छा क्योंकि मेरी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो अपने को जो है 10% क्या करना पड़ेगा, 10% जो है सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें जो है अपन 10% सरचार्ज ऐड करेंगे और फिर अपन क्या करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। तो प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आपका जो टैक्स है वो कितना निकल के आएगा, देखो ये रहा आपका टैक्स निकल के आएगा 27,02,700। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका टैक्स ऑन 85 लाख। अच्छा इसी तरह से अपन क्या करेंगे 45 लाख पे टैक्स निकालेंगे, 45 लाख पे अपन क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो अगेन इन लोगों ने क्या कर रखा है, नॉर्मल स्लैब से जो है टैक्स निकाला, कितना आ गया ये निकल के आ गया 12,09,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ गया 14,93,700। तो ये क्या निकल के आ गया अपना टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। पेनल्टी कितनी लगेगी, इसका 50%। तो बेसिकली आपकी पेनल्टी कितनी हो गई, पेनल्टी हो गई आपकी 746,850 की। बात समझ में आ गई। तो 143 सबसेक्शन 3 में 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जो आपकी पेनल्टी है अंडर रिपोर्टेड इनकम की कितनी होगी, 746,850 होगी। अच्छा मैंने आपको एक और चीज बताई कि
कि भाई ऊपर तो आईसीए ने कह रखा है कि भाई डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स निकलेगा, तो लॉजिकली भी जो है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स निकलना चाहिए। लेकिन मुझे जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि भाई आईसीए ने जो है इधर नॉर्मल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जो है आपका टैक्स क्यों निकाल रखा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 99.9% क्या है, एरर है। ठीक है, तो आईसीए ने क्या कर रखा है, इधर एरर कर रखा है, इधर नॉर्मल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग लोगों ने टैक्स निकाल दिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला काम तो हो गया, ये वाला काम तो हो गया। अब चलते हैं अपन 148 पे। 148 पे जो है बेसिकली आपकी इनकम कितनी असेस हो गई, 1.05 करोड़। 1.05 करोड़। तो देखो पहले जो है इनकम कितनी असेस करी गई थी, 85 लाख, बाद में कितनी हो गई 1.05 करोड़। तो बेसिकली आपका अंडर रिपोर्ट इनकम कितना हो जाएगा, देखो ये रहा 1 करोड़ 5 लाख माइनस 85 लाख, तो आपका जो है 20 लाख, आपका जो है 20 लाख क्या मान लिया जाएगा, आपका जो है 20 लाख, 20 लाख जो है आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम मान लिया जाएगा। तो अपन क्या करेंगे 1 करोड़ 5 लाख पे, अपन क्या करेंगे 1 करोड़ 5 लाख पे टैक्स निकालेंगे और 85 लाख पे टैक्स निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 840 850। अच्छा इसका 50% क्या हो जाएगा आपका टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अच्छा अगेन इन लोगों ने इधर क्या कर रखा है, अगेन इन लोगों ने इधर नॉर्मल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग क्या कर रखे हैं, नॉर्मल स्लैब रेट से जो है बेसिकली आपका टैक्स निकाल रखा है, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। अपने को जो है डीटीआर फॉलो करना चाहिए था, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो करना चाहिए था, विच इज 115 बीएसी। तो आईसी इधर खुद कह रहा है, आईसी इधर खुद कह रहा है कि भाई डीटीआर के अकॉर्डिंग टैक्स पे होगा, बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स पे होगा। तो आईसी ने जो है इधर क्या कर रखा है, एरर कर रखा है, इधर इन लोगों ने नॉर्मल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल दिया। डन है, आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में छोटा सा एरर है, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अंडर रिपोर्टिंग इनकम किस तरह से निकलती है, मैंने आपको सारी चीजें पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह समझा दी थी। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, 18 हो गया अपना। अब 2 क्वेश्चन बच रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में, अपने सिर्फ 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है समझना। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन अमेंडमेंट पे है, जो बेसिकली स्टैट्यूटरी अपडेट्स आए थे, ठीक है, उस पर जो है इन लोगों ने क्वेश्चन बना रखा है। देखो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि भाई एक कंपनी है डायमंड लक्स बीवी, एक फॉरेन कंपनी है, डायमंड लक्स बीवी एक फॉरेन कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड इन बेल्जियम। इट इज एंगेज्ड इन डायमंड माइनिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रॉ डायमंड्स। It sells raw diamonds globally. During the previous year 24-25, it sold raw diamonds to Indian buyers in the special notified zone in Surat for 100 crores. ठीक है ना? An exhibition was taken place in specified special notified zone in Surat for display of uncut and unassorted diamonds. अच्छा इन लोगों ने कहा कि भाई कंपनी को 10 करोड़ की इनकम मिली है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन दैट एग्जीबिशन। तो एनआर चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर कोई फॉरेन कंपनी को इनकम होती है फ्रॉम डिस्प्ले, अगर कोई फॉरेन कंपनी को जो है इनकम होती है फ्रॉम डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स, तो जो है इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो 10 करोड़ की इनकम है इंडिया में जो है डीम टू अक्रू और राइज नहीं मानी जाएगी, मतलब ये टैक्सेबल नहीं करी जाएगी। अच्छा जब अपन स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब अपन स्टैट्यूटरी अपडेट्स कर रहे थे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर कोई फॉरेन कंपनी है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो क्या कर रही है, जो है बेसिकली रॉ डायमंड्स को माइनिंग करके क्या कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, तो उस केस में सेफ हार्बर रूल्स के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती है 4% जो है, जो भी उसका टर्नओवर है उसका 4% जो है अपना क्या दिखा सकती है, प्रॉफिट दिखा सकती है। तो सुनो भाई इसको जो है डायमंड्स को, रॉ डायमंड्स को बेचने पे जो है क्या हुआ है 100 करोड़ की क्या हुई है, 100 करोड़ की जो है बेसिकली ग्रॉस रिसीट्स हुई है। ठीक है ना, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि भाई इट सोल्ड, हमने क्या करा है 100 करोड़ का सेल्स करा है, 100 करोड़ का सेल्स करा है। तो अगर आप सेफ हार्बर रूल्स को ऑप्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 करोड़ का 4% बोले तो मिनिमम 4 करोड़ का क्या दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अच्छा अगर आपको जो है बेसिकली कंसेप्ट नहीं पता तो मेरा जो है स्टैट्यूटरी अपडेट्स वाला वीडियो जाके देख लेना, वहां पर मैंने आपको समझाया था कि भाई क्या स्टैट्यूटरी अपडेट आया है फॉरेन कंपनी के लिए। अच्छा इन लोगों ने कहा, देखो आगे इन लोगों ने कहा कि डायमंड लक्स बीवी वांट्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर सेफ हार्बर रूल्स। तो बेसिकली सीधी सी बात मैंने भी आपको बताया कि भाई अगर आपको सेफ हार्बर रूल्स लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 4 करोड़ का इनकम क्या करना पड़ेगा, मिनिमम जो है 4 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा इन लोगों ने कहा कि भाई इट वांट्स टू डिक्लेयर प्रॉफिट ऑफ 3 करोड़ फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ रॉ डायमंड्स। तो हम कहेंगे कि भाई देखो अगर आपको सेफ हार्बर रूल्स लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 4 करोड़ डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन अपन तो जैसे 3 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं, मतलब आप सेफ हार्बर रूल्स को लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इट वांट्स टू डिक्लेयर द प्रॉफिट ऑफ 3 करोड़ फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ रॉ डायमंड्स टू इंडियन बायर्स एंड प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़ फ्रॉम द डिस्प्ले ऑफ डायमंड्स इन नोटिफाइड। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो भी आपको ये इनकम होती है, फॉरेन कंपनी को इनकम होती है फ्रॉम डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन इंडिया, तो उसकी इनकम इंडिया में डीम टू अक्रू और राइज नहीं मानी जाती। मैंने आईएनआर टैक्सेशन में समझाया था। देफोर ये जो आपने क्या करा है 10 करोड़ की सेल्स करी है, इस 10 करोड़ की सेल्स पे जो है 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, ये इंडिया में जो है बेसिकली इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा अब इन लोगों ने कहा कि वेदर इट इज एलिजिबल टू ऑफर सेफ हार्बर रूल्स, नहीं सेफ हार्बर रूल्स के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको सेफ हार्बर रूल्स लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 4 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। आगे इन लोगों ने कहा अगर हाँ तो कैन इट डिक्लेयर प्रॉफिट ऑफ 3 करोड़ एंड 2 करोड़ फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ रॉ डायमंड्स टू इंडियन बायर्स एंड फ्रॉम द डिस्प्ले ऑफ डायमंड्स रिस्पेक्टिवली। आज देखो जो मैंने आपको समझाया वो इन लोगों ने दे रखा है, जो मैंने आपको समझाया वो इन लोगों ने इधर बता रखा है। देखो क्या बोल रहा है ये कि ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25 कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर 3 करोड़
from the trading of raw diamonds to the Indian buyers, which is only 3%, of gross receipts. Hence the option shall not be accepted by the income tax department, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है मिनिमम 4%, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है मिनिमम 4% जो है क्या करना पड़ता है प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है। एंड रही बात प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़ की, जो आपने क्या करा है कमाया है फ्रॉम द डिस्प्ले ऑफ डायमंड्स इन इंडिया, शैल नॉट बी डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, तो वो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है। तो दोनों चीजें आपने बता दी, दोनों चीजें जो आपने समझा दी। तो ये वाला जो पूरा टॉपिक है मैंने आपको जो है स्टैट्यूटरी अपडेट्स की वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझा दिया था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। अब आप समझ सकते हो कि जो आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स और जुडिशियल अपडेट्स आते हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से जो है क्या करता है नए क्वेश्चन बनाता है। अच्छा, अभी अपन एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू में भी अगर आप देखोगे तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड इन लोगों ने जो है एमसीक्यूज बना रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रिप्टिव का अपने को लास्ट क्वेश्चन करना है। देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई मैसेस कनिका टंडन इज पॉपुलर इंडियन पॉप सिंगर। तो ये इंडिया की सिंगर है। शी हैज बिजनेस इंटरेस्ट इन कंट्री एक्स एंड वाई एज वेल। तो एक्स और वाई दोनों में अपन क्या कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं। हम इंडिया के क्या है रेसिडेंट है। तो प्रीवियस 24-25 में हम क्या है इंडिया के रेसिडेंट है। आगे इन लोगों ने कहा कि द डिटेल्स ऑफ इनकम अर्न बाय मैसेस कनिका टंडन फ्रॉम इंडिया एज वेल एज दोनों कंट्री विथ विच इंडिया डज नॉट हैव डीटीडब्ल्यू। तो अपने को जो है इनकम बता रखा है कि भाई अपन ने ये इनकम कमाई है तीनों कंट्री से। इन लोगों ने कहा कि भाई कंप्यूट द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मैसेस कनिका फॉर द प्रीवियस 24-25 assuming that she is paying tax under default tax regime। तो आप क्या कर रहे हो 115 BSc के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहे हो। आ जाओ देखो अपन जो है पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखो सबसे पहले आपने वो क्या दे रखा है, सबसे पहले आपने को ये बता रखा है कि भाई इंडिया में आपने क्या करा है हाउस ऑफ से इनकम कमाई है 4.3 करोड़ की। देखो ये रहा हाउस ऑफ की इनकम कितनी है 4.3 करोड़ है, कंप्यूटेड है, मतलब कोई भी आपको जो है इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई इंडिया में आपका बिजनेस इनकम कितना है, सिंगिंग से आपने कमाया है 9 करोड़। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई फ्रॉम बीइंग द ओनर ऑफ क्रिकेट टीम दिल्ली सुपर प्लेयर्स कितना कमाया आपने 5.5 करोड़ कमाया है। और एग्रीकल्चर इनकम का कितना है 1.5 करोड़ है। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर इनकम है वो तो एग्जाम्प्ट होता है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर इनकम है वो तो क्या होता है एग्जाम्प्ट होता है। तो देखो ये 4.3 तो अपन ने ले लिया, ये 9 करोड़ एंड 5.5 करोड़ लेंगे। देखो ये रहा, ये हो गया आपका पीजीपी इनकम, ये आपका हो गया पीजीपी इनकम 9 करोड़ का ये इनकम हो गया, और ये हो गया आपका 5.5 करोड़ का इनकम। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 14 करोड़ 50 लाख। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इंडिया की अपन इनकम ली। अब बात करेंगे कंट्री एक्स और वाई की। तो कंट्री एक्स में अगर आप देखोगे तो आपने जो है बिजनेस इनकम कमाई है कितने की 7.2 करोड़ की। तो देखो ये रहा आपकी 7.2 करोड़ की जो है कंट्री एक्स से बिजनेस इनकम हो गई। अच्छा आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई कंट्री एक्स से आपने 4.8 करोड़ का क्या कमाया है शेयर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म से आपका क्या है शेयर इनकम है। मेरी बात सुनो, अपन ने एक चीज पढ़ रखी है कि भाई आपका शेयर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म क्या होता है एग्जाम होता है, बट कंडीशन क्या है कि वो पार्टनरशिप फर्म इंडिया में होनी चाहिए। लेकिन ये वाली जो पार्टनरशिप है तो कंट्री एक्स में है, देयरफॉर ये जो आपको 4.8 करोड़ मिला है ये एग्जाम नहीं है टैक्सेबल होगा। तो 4.8 करोड़ क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। देखो ये रहा शेयर इनकम फ्रॉम फर्म कितना हो गया 4.8 करोड़। तो कंट्री एक्स से आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, कंट्री एक्स से टोटल इनकम हो गई 12 करोड़ की। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो कंट्री एक्स में आपने 1.3 करोड़ का क्या करा है हाउस प्रॉपर्टी से जो है लॉस करा है। तो अपन क्या करेंगे सीधी सी बात सेट ऑफ कर लेंगे। तो देखो ये रहा 4.3 में से अपन ने 1.3 को सेट ऑफ करा, तो इसके लिए आपका नेट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना आ गया 3 करोड़ आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा आगे अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने क्या रखा है कि भाई इन कंट्री एक्स शेयर इनकम इज नॉट एग्जाम्प्ट, ठीक है ना, एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कंट्री एक्स में जो आपको पार्टनरशिप हमसे इनकम मिली थी वो कंट्री एक्स में भी टैक्सेबल हुई है। अच्छा इन लोगों ने एक और चीज कही कि कंट्री एक्स में जो आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो जो है सेट ऑफ करने के लिए अलाउ नहीं करा जाता। कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो इंडिया में टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इंडिया में टैक्स लायबिलिटी निकालते समय अपन क्या कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई कंट्री एक्स में आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन अपन तो इंडिया में टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इंडिया में तो आप क्या कर सकते हो सेट ऑफ कर सकते हो। डन है। अब बात करेंगे अपन किसकी, अब बात करेंगे अपन कंट्री वाई की। देखो कंट्री वाई का इन लोगों ने क्या रखा है कि भाई आपका सिंगिंग से इनकम कितना है 2 करोड़ है, अदर बिजनेस से कितना है 2.9 करोड़ है, और एग्रीकल्चर इनकम कितना है 1.2 करोड़ है। तो एग्रीकल्चर इनकम ठीक है ना, फॉरेन की एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होती। तो देखो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी टैक्सेबल हो जाएगी। तो 2.9 देखो ये रहा, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2.9, ठीक है ना, टोटल कितना हो गया 4.9, और ये आपका एग्रीकल्चर इनकम। तो बेसिकली देखो आपकी जो है तीनों इनकम क्या हो रही है टैक्सेबल हो रही है, ठीक है ना। तो कंट्री वाई से जो आपकी बिजनेस इनकम है वो कितनी टैक्सेबल हो रही है, वो आपकी टैक्सेबल हो रही है 4 करोड़ 90 लाख। अच्छा कंट्री वाई से जो है आपका एग्रीकल्चर इनकम था, एग्रीकल्चर इनकम था 1 करोड़ 20 लाख का। आप सुनो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई अपनी। तो ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई 3 करोड़ की। अच्छा पीजीपी की जो आपकी इनकम है, पीजीपी की जो आपकी इनकम है वो कितनी आ गई 31 करोड़ 40 लाख, और जो आपका अदर सोर्सेज की इनकम कितनी आ गई 1 करोड़ 20 लाख। तो आपकी टोटल जीटीआई कितनी हो गई, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 35 करोड़ 60 लाख, 35 करोड़ 60 लाख। अच्छा सुनो
आगे इन लोगों ने क्या रखा है, आगे इन लोगों ने क्या रखा है कि भाई आपने क्या करा है, पीपीएफ में पैसा जमा कराया है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कराया है। तो सुनो, क्योंकि आपने जो है क्या कर रहे हो 115 बीएससी ले रखा है, आपने क्या कर रखा है 115 बीएससी ले रखा है, तो बेसिकली आपको जो है चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, तो ये आपके काम का नहीं है, ये जो है बेसिकली आपके काम का नहीं है। आगे देखते हैं, आगे इन लोगों ने कहा, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई कंट्री एक्स में मैसेज कनिका ने क्या करा है, टोटल 2.16 करोड़ का टैक्स पे करा है और कंट्री वाई में क्या करा है 2.44 करोड़ का टैक्स पे करा है। आप सुनो मेरी बात, इंडिया में आपकी जीटीआई निकल के आ गई, चैप्टर 6 से आपको डिडक्शन कुछ मिलेंगे नहीं, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, आपकी टोटल इनकम हुई 35 करोड़ 60 लाख, टोटल इनकम कितनी हो गई 35 करोड़ 60 लाख हो गई। अब मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनो, ये जो आपकी टोटल इनकम निकल के आई है, इसमें आपको एक और चीज पता है कि भाई टोटल इनकम निकालते समय अपन ने क्या करा है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया को क्या करा है, एग्जाम करा है। अच्छा, मैंने आपको जो है पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 में अपन ने जो है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट पढ़ा था। तो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि जहां पर भी जो आपका इंडिविजुअल है उसके एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स कैसे निकलेगा, मैंने आपको टैक्स का तरीका बताया था। मैं आपको जो है लॉजिकली तरीका भी नहीं बता रहा, मैंने आपको जो है रिवीजन में वो सारी चीजें बता रखी है, अपने लेक्चर्स में जो है वो सारी चीजें बता रखी है। अभी अपन जो है टैक्स निकालेंगे। टैक्स कैसे निकालते हैं भैया, अपन क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे ऑन नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, फिर अपन क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे ऑन नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है ना। अच्छा, टैक्स अमाउंट क्या होगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। अच्छा, जो भी आपका नेट अमाउंट निकल के आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, सरचार्ज एंड सेस को ऐड करेंगे। बात समझ आ गई। आ जाओ देखो, अपनी जो टोटल नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो कितनी है, 35,60,000 है। ये क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है, अभी अपन ने कैलकुलेट करा है। अच्छा मेरी बात सुनो, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया जो एग्जाम थी वो कितनी थी, वो थी आपकी 1.5 करोड़, ठीक है ना, वो थी आपकी 1.5 करोड़। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन टैक्स निकालेंगे, ठीक है ना, नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम पे। तो बेसिकली 35,60,000, नॉट 35,60,000, 35 करोड़ 60 लाख, 35 करोड़ 60 लाख प्लस 1 करोड़ 50 लाख, कितना हो गया ये हो गया 37 करोड़ 10 लाख। देखो ये रहा, सबसे पहले आपको टैक्स निकालना पड़ेगा किस पे, 37 करोड़ 10 लाख पे। तो आपने क्या करा, टैक्स निकाला 37 करोड़ 10 लाख पे, कितना निकल के आया 11 करोड़ 9,90,000 का, ठीक है ना। टैक्स निकाल लोगे 115 बीएससी अकॉर्डिंग स्लैब रेट यूज करके टैक्स निकालोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा, फिर अपने को क्या करना है, फिर अपने को जो है टैक्स निकालना है किस पे, नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। आ जाओ देखो, मेरा जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है कितना है, 1.5 करोड़ है। अच्छा, मेरा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना है, 3 लाख है। तो देखो क्या करूंगा मैं, 1 करोड़ 50 लाख प्लस 3 लाख करा तो कितना आ गया, 1 करोड़ 53 लाख। तो 1 करोड़ 53 लाख पे मुझे टैक्स निकालना है, कितना निकल के आ गया 42,80,000। तो मैं क्या करूंगा, दिस माइनस दिस, तो बेसिकली आपका जो है टैक्स कितना निकल के आएगा 10 करोड़ 67 लाख 10,000। अच्छा, क्योंकि मेरी जो इनकम है, क्योंकि जो मेरी इनकम है 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो बेसिकली आपका सरचार्ज कितना लगेगा, 25% आपका सरचार्ज लगेगा। तो देखो ये रहा आपका सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया 13 करोड़ 87 लाख, 13 करोड़ 87 लाख 23,000 का, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, मैंने जो है पार्शियल इंटीग्रेशन का पूरा कंसेप्ट समझाया था कि भाई अपन ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है ना, कैसे करते हैं, सारी चीज अपन ने जो है समझ रखी है। इस क्वेश्चन में बस अपन ने क्या करा है, कंसेप्ट को अप्लाई करा है, डन है। तो बेसिकली आपका टैक्स लायबिलिटी कितना निकल के आ गया, टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया 13 करोड़ 87 लाख 23,000। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन आपको ये ध्यान रखनी है, भाई पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट भूल के मत आ जाना। अगर आप पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट भूल गए तो बेसिकली जो भी आपका ये टैक्स निकला है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, आपने टैक्स निकाल दिया कि भाई इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है वो निकाल दिया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 91 का रिबेट देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के साथ जो है बेसिकली अपन ने उन कंट्री का डीटीडब्ल्यू नहीं कर रखा। अच्छा, तो अपन को रिबेट निकालना, आज रिबेट निकालते हैं। तो बेसिकली इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है, तो अगर आप देखोगे 13 करोड़ 87 लाख 23,000 डिवाइड बाय 35 करोड़ 60 लाख, तो देखो ये रहा एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया कितना निकल के आ रहा है 38.967%। ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया है। अपन ये निकालेंगे भाई कंट्री एक्स में आपने जो है किस रेट से टैक्स पे करा है। अच्छा, कंट्री एक्स में जो है आपने कितना टैक्स पे करा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कंट्री एक्स में आपने टैक्स पे करा है कितना, 2.16 करोड़ का। अच्छा, कंट्री एक्स में टोटल इनकम कितनी टैक्सेबल हुई थी, तो देखो कंट्री एक्स में एक तो जो है आपका ये 7.2 टैक्सेबल हुआ था और एक ये 4.8 टैक्सेबल हुआ था, इसका तो आपको जो है बेसिकली सेट ऑफ अलाउ नहीं करा गया होगा। तो कंट्री एक्स में आपने टोटल 7.2 प्लस 4.8 कितने पे टैक्स पे कराए, 12 करोड़ पे टैक्स पे कराए। तो 12 करोड़ पे आपने इतना टैक्स पे कराया, तो आपका जो है रेट कितना निकल के आएगा, देखो ये रहा भाई 2.16 डिवाइड बाय 12 करोड़ इंटू 100 कितना आ गया, ये 18% आ गया। तो कंट्री एक्स में आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना है, 18% है। इसी तरह से कंट्री वाई की बात करेंगे, कंट्री वाई में आपने टैक्स पे करा कितने का, 2.44 करोड़ का। कंट्री वाई में जो है बेसिकली आपका टैक्स इनकम, आपका जो टैक्सेबल इनकम कितना है भाई 2.9 एंड 1.2। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही है कि भाई कंट्री वाई में एग्रीकल्चर इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। तो सीधी सी बात है कि भाई कंट्री वाई में आपने क्या करा है 1.2 पे टैक्स पे कराए। तो कंट्री वाई में आपने टोटल कितनी इनकम पे टैक्स पे कराए, 2 प्लस 2.9 प्लस 1.2 कितना हो गया, ये हो गया 6.1। ये कितना हो गया, देखो 6.1 हो गया। तो देखो 6 करोड़ 10 लाख, ये तो आपका क्या हो गया, कंट्री वाई में इनकम हो गया जिस पर आपने टैक्स पे कराया। कितना पे कराया, 2 करोड़ 44 लाख का। तो आपका रेट कितना निकल के आ गया, ये रेट निकल के आ गया 40%। अब मुझे निकालना पड़ेगा डबली टैक्स इनकम। अब मुझे निकालना पड़ेगा डबली टैक्स इनकम। सुनो, कंट्री एक्स में जो है बेसिकली
कंट्री एक्स की जो है ये वाली इनकम है, इंडिया में कितने अमाउंट पे टैक्स लगा है, इंडिया में कितने अमाउंट पे टैक्स लगाए, तो 7.2 प्लस 4.8 कितना हो गया, 12 करोड़ हो गया। लेकिन इंडिया में आपने 1.3 का डिडक्शन भी तो लिया है ना, तो 12 माइनस 1.3 कितना हो गया, 10.7। तो देखो ये कितना आ गया, 10.7 करोड़ आ गया। कितना आ गया, 10.7 करोड़ आ गया। तो डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है, 10.7 करोड़ है। अच्छा, इंडिया और बेसिकली इंडिया में आपने टैक्स पे करा है किस रेट से, 38% से, और बेसिकली कंट्री एक्स में पे करा है 18% से। तो विचेवर इज लोअर का आपको क्या मिल जाएगा, विचेवर इज लोअर का जो है बेसिकली आपको रिलीफ दे दिया जाएगा। तो आपको रिलीफ कितने का मिलेगा, 18% का। तो देखो ये रहा 10.7 का 18% कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,92,60,000 का। कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, कंट्री वाई की बात करेंगे अपन, कंट्री वाई की टोटल इनकम इतनी है। अच्छा, इंडिया में भी इतने पे ही टैक्स लगा है, इंडिया में भी जो है क्या हुआ है, इतने पे ही टैक्स लगा है। तो कितना है ये, 2 प्लस 2.9 प्लस 1.2 कितना हो गया, ये हो गया 6.1। कितना हो गया, 6.1 हो गया। तो डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है, डब्ल्यू टैक्स इनकम है आपकी 6.1। देखो ये रहा 6.1 करोड़ है। अच्छा, इंडिया और कंट्री वाई में से, इंडिया और कंट्री वाई में जो टैक्स रेट है वो आपको पता है भाई, इधर 38.967% से टैक्स पे करा है, और आपने जो है कंट्री वाई में 40% टैक्स पे करा है। तो विचर इज लोअर का आपको रिलीफ दे दिया जाता है। तो इसके 38.967% का क्या मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। देखो ये रहा 6.1 करोड़ का 38.967% कितना हो गया, 237,698,870। तो बेसिकली ये टोटल रिलीफ आ गया आपका, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 4,30,29,870। देखो ये रहा टोटल टैक्स में से मैंने क्या करा, 4,30,29,870 की रिलीफ लेस करी, तो आपका जो नेट टैक्स लायबिलिटी कितना निकल के आ गया, नेट टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया 9,56,96,93,130 का। कोई दिक्कत नहीं, वेरी इजी। 91 की रिलीफ निकालना आता है, ये डीटीडब्ल्यू के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया था। ऑलराइट, अब चलें अपन एमसीक्यूज पे, अपना सारा काम हो चुका है। अब चलते हैं अपन एमसीक्यूज पे, आ जाओ। तो बेसिकली अपने जो है सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गए हैं, अब चलना है अपने को एमसीक्यूज पे। देखो एमसीक्यूज पे आ जाते हैं अपन। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 12 देख लो, एमसीक्यू नंबर 12 और 13 देख लेते हैं, इंडिविजुअल एमसीक्यू है। देखो क्या बोल रहा है ये, इन लोगों ने कहा कि अ सर्च इज कंडक्टेड, A search is conducted by the Income Tax Department in India in the premises of Mr. Surya, ठीक है ना, on 25th of March 2025, and it has come to the notice of department that Surya Prakash has earned the income of 5 lakh in country X during the previous year 2021। सुनो, प्रीवियस ईयर 2021 में सूर्य प्रकाश ने क्या करा था, 5 लाख की इनकम कंट्री एक्स में कमाई थी, ठीक है ना। अच्छा सुनो क्या बोल रहा है ये, कि इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ डिपार्टमेंट दैट सूर्या हैज अर्नड इनकम ऑफ 5 लाख, ठीक है ना, डूइंग द प्रीवियस ईयर 2021। अच्छा, फर्दर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस्ड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड गोल्ड ज्वेलरी व्हिच वाज परचेज्ड ऑन 21st of April 2022। अच्छा, तो बेसिकली एक गोल्ड ज्वेलरी भी मिली, एक जो है क्या मिली आपकी, गोल्ड ज्वेलरी भी मिली, जो बेसिकली सूर्या ने डिस्क्लोज नहीं कर रखी, मतलब टैक्स पे नहीं कर रखा। अब सुनो आगे, इन लोगों ने कहा कि नीदर दिस इनकम नॉर द एसेट हैज एनी बियरिंग टू द इनकम चार्जेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब दोनों पे ही इस बंदे ने टैक्स पे नहीं कर रखा, ठीक है ना, दोनों पे ही इस बंदे ने क्या नहीं कर रखा, टैक्स पे नहीं कर रखा। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं, इन लोगों ने कहा कि जो ज्वेलरी है वो आपने परचेज करी थी 4.2 लाख की। अच्छा, इट्स वैल्यू एज पर द रिपोर्ट ऑफ वैल्यूअर रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इज 5.2 लाख ऑन 1st of April 2024, एंड 5.2 लाख है, 5.2 लाख की वैल्यू है 1st of April 2024 पे, और 23rd of March 2025 पे कितनी वैल्यू है, ये है आपकी वैल्यू 5.3 लाख पे है। अच्छा मेरी बात सुनो, ब्लैक मनी एक्ट में आपको ये पता है कि भाई अगर कोई अनडिस्क्लोज एसेट मिलता है, तो बेसिकली वो टैक्सेबल किस प्रीवियस ईयर में होता है, जिस प्रीवियस ईयर में एओ के नोटिस में आया। अच्छा, एओ के नोटिस में कब आया, एओ के नोटिस में आया 25th of March 2025, मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया 24-25। तो जो आपका अनडिस्क्लोज एसेट है वो टैक्सेबल क्या होगा, वो जो है टैक्सेबल होगा 24-25 में। अच्छा, किस वैल्यू पे टैक्सेबल होगा, तो अपन ये देखेंगे जिस साल एओ के नोटिस में आया उस साल के 1 अप्रैल पे उसकी वैल्यू क्या थी। तो देखो उस साल के 1 अप्रैल पे उसकी वैल्यू कितनी थी, उस साल के 1 अप्रैल पे उसकी वैल्यू थी 5.2 लाख। तो ये जो आपका अनडिस्क्लोज एसेट है, ब्लैक मनी एक्ट में इसका जो है, ब्लैक मनी एक्ट में जो है इसका वैल्यू कितना लिया जाएगा, 5.3 लाख लिया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द टैक्सेबिलिटी ऑफ द इम्पंगनेंट आइटम्स इन द हैंड्स ऑफ सूर्य प्रकाश अंडर ब्लैक मनी एक्ट। तो ये बोला है कि ब्लैक मनी एक्ट में जो है बेसिकली किस तरह से टैक्सेबल करा जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो अनडिस्क्लोज एसेट का वैल्यू क्या होगा, 5.2 लाख होगा, मैंने आपको बता दिया। अनडिस्क्लोज एसेट का वैल्यू कितना होगा, 5.2 लाख होगा, राइट। ये 5.2 है, ये 5.2 है, नॉट 5.3, 5.2 है। हमने लिखने में मिस्टेक कर दी, 5.2 है। तो इसके लिए जिस प्रीवियस ईयर में एओ के नोटिस में आया उस प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल को क्या वैल्यू थी, वही आपका अनडिस्क्लोज एसेट का वैल्यू लेता है। तो 1 अप्रैल 2024 को वैल्यू कितनी थी, 5.2 लाख थी। तो एक तो आपका स्टेटमेंट ये करेक्ट है कि जो आपका अनडिस्क्लोज एसेट है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है आपका 5.2 लाख। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई अनडिस्क्लोज एसेट कब टैक्सेबल होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जिस साल में एओ के नोटिस में आया उस साल में क्या करा जाता है, टैक्सेबल करा जाता है। मतलब जो आपका अनडिस्क्लोज एसेट है 24-25 में टैक्सेबल करा जाएगा। देखो ये रहा
अनडिस्क्लोज ऐसे 24-25 में टैक्सेबल करा जाएगा, लेकिन जो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है, जो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है वो 2021 में ही टैक्सेबल करी जाएगी। तो देखो ये रहा, अनडिस्क्लोज ऐसे टैक्सेबल होगा 24-25 में, और अनडिस्क्लोज इनकम टैक्सेबल होगी किसमें, 2021 में। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारी चीजें अपने ब्लैक मनी एक्ट में कर रखी है। तो आपके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, आपके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, एक तो आपका जो है पॉइंट नंबर 3 और एक पॉइंट नंबर 5। देखो ये रहा, आंसर होगा आपका 3 एंड 5। तो आपका जो है आंसर नंबर सी करेक्ट है। आपका जो आंसर नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है, चेक कर लेते हैं। ये है आपका 12 का सी, राइट, 12 का सी। देखो ये रहा 12 का सी, ठीक है। 13 पे आ जाते हैं अब, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें बता दी मैंने आपको। तो जो आपका एसेट है वो कौन से ईयर में टैक्सेबल होता है, जिस प्रीवियस ईयर में ईओ के नोटिस में आया, और जो आपका अनडिस्क्लोज इनकम है वो तो जिस प्रीवियस ईयर का है उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल करा जाएगा। ये सारी चीजें ब्लैक मनी एक्ट में अपन ने समझ रखी है। एमसीक्यू नंबर 13 पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा कि भाई एक एफआईआई है, क्या है, एक एफआईआई है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई पीटर पीटी लिमिटेड सिंगापुर अ एफआईआई इज अ सब्सिडी कंपनी ऑफ जूम लिमिटेड बेस्ड ऑन यूके। अच्छा सुनो, जो आपका एफआईआई है उसने इंडिया में क्या करा है, अपना बिजनेस कमेंस करा है 1 दिसंबर 2024 को, ठीक है ना। तो प्रीवियस से 24-25 में उसने अपना क्या करा है, इंडिया में बिजनेस कमेंस करा है। ऑन 31st ऑफ मार्च 2025 इट अर्न शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 70 लाख ऑन द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई 31st ऑफ मार्च को जो आपका एफआईआई है उसने क्या करा है, 70 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 70 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इनकम कमाया है। अब सुनो मेरी बात, अपन का जो इनकम है अपना जो इनकम है वो अपन ने कौन सी डेट को कमाया है, 31st ऑफ मार्च 2025 को। अच्छा आगे देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इस 70 लाख पे कितना टैक्स पे करना है। आ जाओ, मैं आपको जो है 115 एडी में ले चलता हूँ। एनआर टैक्सेशन में मैंने आपको जो है 115 एडी बढ़ाया था अच्छी तरह से। देखो ये रहा सेक्शन 115 एडी, सेक्शन 115 एडी में मैंने आपको बताया था कि भाई एफआई की इनकम पे जो है किस रेट से टैक्स लगता है। तो जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो 111A में कवर्ड है, तो यहाँ पर बोर्ड रखा है कि भाई जो आपका सिक्योरिटी है उस पर आपने एसटीटी पे करा है, मतलब 111A लग जाएगा। अच्छा 111A में जो आपका टैक्स रेट है वो कितना होगा, 20% होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 23 ऑफ जुलाई 2024। तो अपना जो है सेल है, अपना जो कैपिटल गेन है वो कब हुआ है, 31 ऑफ मार्च 2025 को हुआ है, मतलब अमेंडमेंट की डेट के बाद हुआ है। तो टैक्स कितना लगेगा, 20% लगेगा। तो देखो ये रहा 70 लाख का 20%, ये आपका टैक्स हो गया प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आपका टोटल टैक्स कितना हो जाएगा, 14,56,000 विच इज पॉइंट नंबर डी। डन है। तो देखो ये रहा 13 का आपका आ जाएगा डी। डन। अब जो है बाकी 11 एमसीक्यूज कर लेते हैं। देखो अब जो है अपन बाकी 11 एमसीक्यूज कर लेते हैं। आ जाते हैं अपन केस सिनेरियो 2 पे। केस सिनेरियो 2 अगेन, केस सिनेरियो 2 अगेन जो है स्टैट्यूटरी अपडेट्स का है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मैंने आपको जो है 1.5-2 घंटे देके बहुत अच्छी तरह मैंने जो है वीडियो में समझाया था और बताया भी था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है आपसे एमसीक्यूज टेस्ट कर सकता है। और देखो आरटीपी में इन लोगों ने एमसीक्यू पूछ लिया। तो अगेन वही बात कि भाई इस एमसीक्यू को करने से पहले आपको जो है वो वीडियो देखनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं उसमें मैंने जो है आपको पूरा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की गाइडलाइंस, रिवाइज गाइडलाइंस समझाई थी। तो अगर वो वीडियो नहीं देख रखी आपने तो बेसिकली मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जो है वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। देखो केस सिनेरियो 2 पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये कि टाइमली पेमेंट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस। इट हैज कमिटेड मल्टीपल ऑफेंसेस ओवर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मेड फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड देयर स्टेटस इज गिवन बिलो। ठीक है ना। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जो है आपको दिखा देता हूँ कि भाई मैंने जो है आपको अमेंडमेंट्स कराए थे, मैंने जो है जो आपको स्टैट्यूटरी अपडेट्स कराए थे, ये रहे। यहाँ पर जो है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की रिवाइज गाइडलाइंस कराई थी। और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की रिवाइज गाइडलाइन जो है कब से एप्लीकेबल हुई है, 17 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हुई है। सारी चीज मैंने आपको बता दी थी। आज तो देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक कंपनी है टाइमली पेमेंट लिमिटेड, उसने मल्टीपल ऑफेंसेस कर रखे हैं और मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए जो है मल्टीपल कंपाउंडिंग एप्लीकेशन दे रखी है। सुनो मेरी बात सुनो। एक एप्लीकेशन दी थी 10 जनवरी को, वो क्या हो चुकी है, कंपाउंड हो चुकी है। अच्छा एक एप्लीकेशन दी आपने दी थी 15 दिसंबर को, वो भी क्या हो चुकी है, कंपाउंड हो चुकी है। एक एप्लीकेशन दी थी आपने 14 सितंबर को 2023 को, जो है क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी। एक आपने एप्लीकेशन दी है 20 जून को 2024 को, वो क्या है, अभी भी पेंडिंग है। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। अपनी जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की रिवाइज गाइडलाइंस है वो कब निकल के आई थी, 17 अक्टूबर 2024 को निकल के आई थी। कब निकल के आई थी, 17 अक्टूबर 2024। देखो ये रहा 17 अक्टूबर 2024। बात समझ आ गई। तो इस पर्टिकुलर डेट से जो है आपकी रिवाइज गाइडलाइन चालू हुई थी। तो ये चार एप्लीकेशन जो अपन ने दी है, ये जो 4 एप्लीकेशन अपन ने दी है रिवाइज गाइडलाइन की डेट से पहले दी है। अब सुनो मेरी बात, आप जो मेरी बात बड़े ध्यान समझना। ये जो आपकी पहली एप्लीकेशन है वो क्या हो चुकी है, कंपाउंड हो चुकी है। अच्छा आपने कौन सा ऑफेंस करा था, 276B का ऑफेंस करा था और किस फाइनेंशियल ईयर में करा था, 15-16 फाइनेंशियल ईयर में करा था। फिर आपने जो ये वाली एप्लीकेशन दी थी ये भी क्या हो चुकी है, कंपाउंड हो चुकी है। ये जो है बेसिकली आपने ऑफेंस करा था 276C1 का और किस फाइनेंशियल ईयर में करा था, 18-19 में करा था। फिर आपने एक एप्लीकेशन दी थी 14 सितंबर 2023 को, ठीक है ना। अच्छा
अगेन आपने जो है 276 का ऑफेंस करा था, उसके लिए आपने जो है कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई थी। वो जो है आपकी रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि आपने जो है टैक्स वैक्स पे नहीं करा था। तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई कंपाउंडिंग ऑफेंस की एप्लीकेशन देने से पहले जो भी आपका टैक्स और इंटरेस्ट बनता है वो आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। फिर आपने जो है एक एप्लीकेशन दी थी 20th ऑफ जुलाई 2024 को। ये अभी भी क्या है, पेंडिंग है, मतलब इस पर्टिकुलर दिन पे क्या है, पेंडिंग है। इन लोगों ने कहा कि भाई एप्लीकेशन फाइल फॉर द ऑफेंस अंडर 276 सीसी, आपने 276 सीसी का ऑफेंस करा, उसकी एप्लीकेशन दी। अच्छा, ये अभी भी क्या है, पेंडिंग है। इसका जो है अभी भी कोई डिसीजन निकल के नहीं आया है, नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, ये अभी भी क्या है, पेंडिंग है। अब सुनो मेरी बात, अब जो है मेरी बात बड़े ध्यान समझना। 15th ऑफ नवंबर 2024 को आपने क्या करा है, एक कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन दी है। आपने क्या करा है, एक कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन दी है। सुनो मेरी बात, आपने क्या करा है, एक कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन दी है। सुनो मेरी बात, 15th ऑफ नवंबर 2024 को आपने जो है क्या करा है, कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन दी है। कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जो है एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में ऑफेंसेस करे थे। अच्छा, उन सारे फाइनेंशियल ईयर को मर्ज करके आप जो है क्या कर रहे हो, एक एप्लीकेशन दे रहे हो। तो कंसोलिडेटेड आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर बेसिकली आपने तो है एक तो 16-17 फाइनेंशियल ईयर की एप्लीकेशन दी है जिसमें आपने ऑफेंस करा था 276 का। फिर आपने क्या करा है, 21-22 की एप्लीकेशन दी है। 21-22 की एप्लीकेशन दी है जिसमें आपने ऑफेंस करा है 276C1 का। और फिर इन लोगों ने कहा कि भाई आपने जो है 23-24 की एक एप्लीकेशन दी है जिसमें आपने ऑफेंस करा है 275A का। अच्छा, 18th ऑफ दिसंबर को आपने एक नई एप्लीकेशन दी है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई एप्लीकेशन फॉर ऑफेंस अंडर 276B, मतलब 22-23 में आपने 276B का जो है वापस ऑफेंस करा, उसके लिए आपने क्या करी है, वापस एप्लीकेशन दी है। प्रोसिक्यूशन का भी इनिशिएट हो चुका है, प्रोसिक्यूशन जो है आपका इनिशिएट हो गया था 10th ऑफ अगस्त 2023 को। अच्छा, आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि भाई अगर जो है आप कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल कर देते हो, अगर जो है आप क्या कर देते हो, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल कर देते हो विद इन 12 मंथ, तो उस केस में नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस लगेंगे। तो अगर आप जो है कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल कर देते हो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड, तो उस केस में आपके जो है नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर 12 मंथ्स की बात करते हो तो आपके जो कंपाउंडिंग चार्जेस है 50% से इंक्रीज हो जाएंगे। अब सुनो, इन लोगों ने क्या रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर ईयर में 22-23 में आपने 276B को ऑफेंस करा था, प्रोसिक्यूशन आपका इनिशिएट हो गया था 10th ऑफ अगस्त 2023 को। तो इसका मंथ एंड क्या होगा, 31st ऑफ अगस्त 2023। अच्छा, विद इन 12 मंथ्स बोले तो अगर आप क्या करते 31st ऑफ अगस्त 2024 तक एप्लीकेशन दे देते तो उस केस में नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस लगते। लेकिन आपने जो एप्लीकेशन दी है आफ्टर 12 मंथ्स दी है, तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो भी आपकी कंपाउंडिंग चार्जेस है वो 50% से बढ़ जाएंगे। अच्छा, आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई ऑल द ड्यूज, भाई जो भी आपका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है वो आपने क्या करा है, पे कर दिया बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेंट ने क्या करा है, नेसेसरी अंडरटेकिंग्स दे दिया और जो भी अपील थी उसको विड्रॉ कर लिया है। अच्छा, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फी ऑफ 50,000 एंड 25,000 वर पेड फॉर कंसोलिडेटेड एंड सिंगल एप्लीकेशन रिस्पेक्टिवली। तो जब आप क्या करते हो, कंपाउंडिंग के लिए कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन देते हो तो आपको 50,000 की फीस देनी पड़ती है, मैंने आपको सिखाया था। और जब आप सिंगल एप्लीकेशन देते हो तो उस केस में 25,000 की फीस देनी पड़ती है, वो भी अपने पढ़ रखा है। अच्छा, आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि द कंपनी हैज डिलेड इन डिपॉजिटिंग द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑफ 1,25,00,000 फॉर 125 डेज। तो फाइनेंशियल 24-25 में आपने क्या करा है, आपने जो टीडीएस काटा उसको जो है जमा नहीं कराया, उसको जो है इसके लिए डिले जमा कराया, 135 डेज बाद जमा कराया। हाउएवर नो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स येट कमेंस्ड फॉर सच ऑफेंस। कंपनी ने क्या करा है, सारा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दिया है। अब सुनो मेरी बात, अज्यूम दैट द नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस इन ईच ऑफ द अबव ऑफेंस। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस कितना है, 45,000 है। अब सुनो, इन लोगों ने कहा कि एज पर द गाइडलाइंस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हाउ विल द एप्लीकेशन, जो आपने 20th ऑफ जुलाई 2024 को फाइल करी थी, ठीक है ना, जो अभी भी क्या है, पेंडिंग है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई अगर रिवाइज गाइडलाइन की डेट से पहले जो भी आपने एप्लीकेशन फाइल करी है, जो भी पेंडिंग है, जो भी एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग है, वो बेसिकली क्या होगी, वो जो है बेसिकली रिवाइज गाइडलाइन के थ्रू क्या होगी, रिवाइज गाइडलाइन के थ्रू जो है बेसिकली प्रोग्रेस होगी एंड उसको क्या मान लिया जाएगा, फर्स्ट एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। सारी चीजें बता रखी है मैंने आपको। देखो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर द रिवाइज गाइडलाइंस एंड नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। आपको जो है कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई ना। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी, जो भी आपकी एप्लीकेशन क्या थी, पेंडिंग थी, तो रिवाइज गाइडलाइन में उसको फर्स्ट एप्लीकेशन मान लिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली जो है उसका क्या होगा, उसका जो है रिवाइज गाइडलाइन के अंदर ट्रीटमेंट करा जाएगा एंड अलग से आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट रेट ऑफ कंपाउंडिंग चार्जेस शैल बी एप्लीकेबल ऑन कंपाउंडिंग द ऑफेंस अंडर 275A फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इंक्लूडेड इन द कंपाउंडिंग एप्लीकेशन। सुनो मेरी बात, आपने जो जो है कंसोलिडेटेड जो एप्लीकेशन दी है उसमें आपने 23-24 की भी एक एप्लीकेशन दी है कि भाई 23-24 में आपने एक ऑफेंस करा है 275A का। मेरी बात सुनो, क्या 275A का ऑफेंस आपने पहले कभी करा था क्या? 275A का ऑफेंस आपने पहले कभी नहीं करा है, पहली बार आप ऑफेंस कर रहे हो।
आप जो है क्या करो, पहली बार ऑफेंस करो, मतलब इसको जो है क्या माना जाएगा, इसको जो है फर्स्ट एप्लीकेशन माना जाएगा। तो आपने क्या करा है, आपने 275 ए के लिए पहली बार एप्लीकेशन दी है, तो जो आपके चार्जेस हैं, वो नॉर्मल रेट से ही लगेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि 275 ए का ऑफेंस आपने पहली बार कराया और पहली बार एप्लीकेशन फाइल करो 275 ए की, तो जो है ये क्या माना जाएगा, ये जो है फर्स्ट एप्लीकेशन माना जाएगा। अकॉर्डिंगली जो चार्जेस है वो नॉर्मल रेट से ही लगेंगे। तो देखो ये रहा, कंपाउंडिंग चार्जेस जो है आपका नॉर्मल रेट से ही लगेगा, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट रेट ऑफ कंपाउंडिंग चार्जेस शैल बी एप्लीकेबल ऑन कंपाउंडिंग द ऑफेंस अंडर 276 बी फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17 इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन। सुनो मेरी बात, जो आपने ये कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन फाइल करी है, इसमें इस पर्टिकुलर ऑफेंस पे तो क्या लगेंगे, इस पर्टिकुलर ऑफेंस पे तो नॉर्मल चार्जेस लगेंगे, इस पर्टिकुलर ऑफेंस पे तो क्या लगेंगे, नॉर्मल चार्जेस लगेंगे। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर ऑफेंस पे कितने चार्जेस लगेंगे वो बताओ। तो सुनो मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना, देखो 276 बी का आपने जो है क्या करा है, 276 बी का आपने ऑफेंस करा है 16-17 में। देखो 276 बी की आपने जो है पहले एप्लीकेशन फाइल की थी, एक तो ये रही, आपने एक तो ये एप्लीकेशन फाइल करी थी, तो पहले एक तो ये एप्लीकेशन फाइल करी थी, उसके बाद 276 बी के लिए आपने दोबारा एप्लीकेशन फाइल करी, ये क्या करी आपने, दोबारा एप्लीकेशन फाइल करी। अच्छा फिर आप क्या कर रहे हो, 276 बी के जो है तीसरी बार एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तीसरी बार एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पहली बार एप्लीकेशन फाइल करते हो तो नॉर्मल रेट लगेगा, अगर दूसरी बार करते हो तो जो है बेसिकली 1.2 टाइम्स जो है चार्जेस लगेंगे, और तीसरी बार एप्लीकेशन फाइल करते हो तो कितना लगेगा, 1.4 टाइम्स लगेगा। आप सुनो मेरी बात, टेक्निकली 276 बी के लिए जो है आप क्या कर रहे हो, तीसरी बार एप्लीकेशन फाइल करो। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई रिवाइज गाइडलाइन से पहले जो भी ऑफेंस की आपने टोटल क्या कर रखी है, एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, उसको जो है कलेक्टिवली क्या ट्रीट करा जाएगा, वन ट्रीट करा जाएगा। तो ये जो दो ऑफेंसेस, ये मतलब जो आपने क्या करा है, दो एप्लीकेशन फाइल करी है, इसको जो है दोनों को मिला के फर्स्ट एप्लीकेशन ही माना जाएगा। अकॉर्डिंगली इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड एप्लीकेशन मानेंगे। तो जो चार्जेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 1.2 टाइम्स हो जाएंगे। देखो ये रहा, आपके चार्जेस कितने हो जाएंगे, 1.2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस। सारी चीजें बहुत अच्छी तरह मैंने आपको समझाई थी। अच्छा आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट वुड बी द कंपाउंडिंग चार्जेस फॉर द एप्लीकेशन फाइल ऑन 18th ऑफ दिसंबर 2024 फॉर द ऑफेंस अंडर 276 बी फॉर 22-23। अब ये बोल रहा है कि भाई ये वाली जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो इसमें कितने चार्जेस लगेंगे। अब सुनो, इसमें भी आपने 276 बी का ऑफेंस करा है, तो देखो पहली एप्लीकेशन फाइल करी थी आपने इधर, फिर दूसरी एप्लीकेशन फाइल करी इधर, तीसरी फाइल करी आपने इधर, और ये क्या कर रहे हो, चौथी फाइल कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, चौथी फाइल कर रहे हो। तो बेसिकली वैसे तो इसको जो है चौथी एप्लीकेशन मानना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई रिवाइज गाइडलाइन से पहले जो भी एप्लीकेशन फाइल करी गई है उसको जो है अपन क्या करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रीट करेंगे। तो ये हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन, ये हो गई सेकंड एप्लीकेशन, तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे थर्ड एप्लीकेशन। तो जो चार्जेस हैं वो कितने होंगे, 1.4 टाइम्स। तो सुनो मेरी बात, चार्जेस जो है आपके कितने होंगे, 1.4 टाइम्स होंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो है बेसिकली आपके नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्ज कितने लगेंगे, 45,000 के आपके नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्ज लगेंगे। लेकिन क्योंकि आपने एप्लीकेशन जो है क्या करी है, 12 मंथ्स के बाद फाइल करी है, तो जो आपके चार्जेस हैं ये क्या होंगे, 50% से बढ़ जाएंगे। तो 45,000 प्लस 50% कितना हो गया, ये हो गया आपका 67,500। तो इसके लिए आपके जो चार्जेस वो कितने होंगे, 67,500 होंगे। लेकिन अपन को क्या करना है, अपने को जो है बेसिकली 1.4 टाइम्स करना है। तो 67,500 इंटू करो 1.4, कितना आ गया, ये निकल के आ जाएगा 94,500। तो देखो आपके जो चार्जेस है वो कितने होंगे, 94,500 होंगे। बात समझ आ गई ना। तो वैसे तो आपको क्या करना चाहिए था, 45,000 इंटू 1.4 करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अपन ने क्या करा है, एप्लीकेशन को जो है प्रोसिक्यूशन इनिशिएट होने के 12 मंथ्स बाद फाइल करा है, तो उस केस में जो चार्जेस है वो क्या होते हैं, 50% से बढ़ जाते हैं। तो जो आपके नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस है वो 50% से बढ़ गए। तो पहले जो है क्या हुआ, 45,000 प्लस 50% कितना हो गया, 67,500 हो गया। फिर 67,500 इंटू मैंने क्या करा, 1.4 टाइम्स कर दिया, डन है। अच्छा आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई वेदर एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कैन बी फाइल्ड फॉर थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने क्या करा था, आपने जो है बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर में एक ऑफेंस करा था, फर्स्ट क्वार्टर में क्या करा था, एक ऑफेंस करा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई वेदर एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड फॉर द थर्ड क्वार्टर, मतलब थर्ड क्वार्टर में आपने वापस ऑफेंस करा, क्या अपन जो है 24-25 की वापस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं क्या। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल कर सकते हो कि भाई येस द एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी इवन इफ द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स आर नॉट कमेंस्ड। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन है आप कभी भी फाइल कर सकते हो। तो इन लोगों ने कहा कि भाई 24-25 में आपने फर्स्ट क्वार्टर में तो ऑफेंस करा था, आपने जो है क्या करा था, फर्स्ट क्वार्टर में ऑफेंस करा था, आपने क्या करा था, फर्स्ट क्वार्टर में ऑफेंस करा था। अच्छा अभी क्वेश्चन ये चाह रहा है कि भाई थर्ड क्वार्टर में भी आपने जो है सेम ऑफेंस करा, क्या अपन थर्ड क्वार्टर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपना जो है सारे के सारे एमसीक्यूज हो गए, अपने जो है क्या हो गए, सारे के सारे एमसीक्यूज हो गए, डन है। चेक कर लेते हैं एक बार जो है चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना भाई। CABCC देखो ये रहा, ये हो गया CABCC, डन है। अब लास्ट 6 एमसीक्यूज बचते हैं, कर लेते हैं। आ जाओ देखो, केस सिनेरियो नंबर 1 पे आ जाते हैं। केस सिनेरियो नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, ये समझना क्या कह रहा है, ये समझना। इन लोगों ने कहा
कि सुगम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीलिंग फैंस एंड एक्सपोर्टिंग द सेम टू वेरियस एसोसिएटेड एंड अदर एंटरप्राइज वर्ल्ड वाइड। हम फैंस बेचते हैं। अच्छा, द इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 was completed by making reference to the TPO who enhanced the ALP of the international transaction by 855 lakh। ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर 21-22 का जो असेसमेंट है वो टीपीओ ने करा था, और टीपीओ ने जो आपकी इनकम है 855 लाख से बढ़ा दी। आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों ने कहा कि द कंपनी अप्लाइड फॉर अपा इन मार्च 2024 विच वाज साइंड इन जुलाई 2024। सुनो मेरी बात, आपने अपा के लिए एप्लीकेशन कब दी है? मार्च 24 को दी है, तो अगले साल से अप्लाई होगा। तो अपा जो आपका एप्लीकेबल है वो कब से होगा? 24-25 से, 24 प्रीवियस ईयर 24-25 से एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई? तो सुनो मेरी बात, कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने अपा के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है जो साइन कब हुई है? जुलाई 2024 में साइन हुई है। ठीक है ना। तो जो अपा है वो कब से एप्लीकेबल होगा? 24-25 से एप्लीकेबल होगा। आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि द टैक्स असेसमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, टैक्स असेसमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, क्या बोल रही है? 2021 की बात कर रहा है। इधर मैं लिख लेता हूं, ये है आपका 2021, द टैक्स असेसमेंट ऑफ 2021 रिगार्डिंग द ALP ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन was disputed before the tribunal which set aside the order for fresh assessment by the AO। तो बेसिकली ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई 2021 में जो आपका आईटेट है, ट्रिब्यूनल है, उसने क्या करा है, ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और एओ को कहा कि भाई फ्रेश असेसमेंट करके लेके आओ। अब सुनो आगे इन लोगों ने कहा कि द कंपनी अप्लाइड फॉर रोलबैक बेनिफिट विच वाज अग्रीड एंड साइंड इन दिसंबर 2024। समझना मेरी बात, अपा कब साइन हुआ है? आपका जो अपा है वो साइन हुआ है जुलाई 24 में। देखो ये ना, अपा जो है आपका साइन हुआ है जुलाई 24 में। अच्छा, आपने रोल बैक के लिए कब अप्लाई करा है? आपने रोल बैक के लिए अप्लाई करा है दिसंबर 24 में। रोल बैक के लिए आपने कब अप्लाई करा है? दिसंबर 24 में जो है आपने अप्लाई करा है। बात समझाई? अब सुनो मेरी बात, जब भी आप क्या करते हो, रोल बैक के लिए अप्लाई करते हो, तो प्रीवियस 4 साल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सुनो, आपका जो अपा है वो कब से एप्लीकेबल हो रहा है? 24-25 से एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब आपका जो रोल बैक ईयर्स है वो कौन कौन से होंगे? वो आपके होंगे, ठीक है ना, वो आपके होंगे 23-24, एक होगा आपका 22-23, एक होगा आपका 21-22 और एक होगा 2021। तो आपके जो है रोल बैक के ये 4 साल होंगे। ठीक है। तो 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24 ये तो क्या है, रोल बैक ईयर्स हैं। और जो आपका अपा है वो कब से एप्लीकेबल हो रहा है? 24-25 से। तो 24-25 से पिछले 4 साल के लिए आप क्या कर सकते हो? रोल बैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप सुनो, इन लोगों ने कहा कि इफ द अपा इज अप्लाइड, अगर हम क्या करते हैं, अपा को अप्लाई करते हैं, तो ALP डिटरमिन्ड फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 would get enhanced by 580 lakh as against 855 lakh originally determined by the TPO। अब सुनो मेरी बात, जो आपका प्रीवियस ईयर 21-22 था उसमें जो ALP है वो TPO ने 855 लाख से क्या करा था? इनहांस करा था। प्रीवियस ईयर मैं बात कर रहा हूँ 21-22 की, तो TPO ने 855 लाख से इनहांस करा था। लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई अगर हम क्या करते हैं, रोल बैक के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना भाई, रोल बैक अगर क्या हो रहा है, रोल बैक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पिछले 4 साल में जो भी अपा के अकॉर्डिंग इनकम निकल के आ रही है, अपन को क्या करना पड़ेगा? उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उन लोगों ने कहा कि भाई अगर हम अपा लगाते हैं तो जो 21-22 है उसकी जो इनकम है वो सिर्फ 580 लाख से क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? सिर्फ 580 लाख से इंक्रीज होगी। तो 855 की जगह 580 लाख से इंक्रीज होगी। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, ये तो पूरी कहानी समझ में आ गई आपको, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लोगों ने कहा कि भाई कौन कौन से सालों के लिए आप जो है रोल बैक के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से सालों के लिए आप जो है रोल बैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि भाई अपन जो है इन 4 साल के रोल बैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सुनो, इन लोगों ने क्वेश्चन में ये कह रखा है कि भाई प्रीवियस ईयर जो 2021 है, प्रीवियस ईयर 2021 जो है उसमें बेसिकली ALP का जो ऑर्डर था वो ट्रिब्यूनल ने क्या है पास कर दिया है। वो ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया? पास कर दिया। तो मैंने आपको सिखाया था ट्रांसफर प्राइसिंग में कि भाई अगर ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर पास कर देता है बिफोर साइनिंग अपा, तो उस केस में जो है उस पर्टिकुलर ईयर पे आप जो है रोल बैक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको जो 2021 है इसमें आपको रोल बैक नहीं मिलेगा, इसमें जो आपको रोल बैक नहीं मिलेगा। तो कौन से साल में मिलेगा? 21-22, 22-23 एंड 23-24। ठीक है ना। तो मतलब प्रीवियस ईयर एंडिंग 22, 23 एंड 24। देखो ये रहा प्रीवियस ईयर एंडिंग 22, 23 एंड 24। तो इन लोगों ने असेसमेंट लिख रखा है, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर 21-22, ये हो गया 22-23 और ये हो गया 23-24। बात समझ आ गई? तो आपका MCQ नंबर 1 हो गया। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग मॉडिफाइड रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ रोल बैक ईयर्स। अच्छा, आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी है, आपको क्या करना है? मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ रोल बैक ईयर्स। अच्छा सुनो, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती है? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जो है ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर में बताया था। अगर आपको याद हो तो मेरे को जो है आपको ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर में एक बार ले चलना पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया था कि जो एप्लीकेशन है, जो आपकी एप्लीकेशन है वो कब तक फाइल करनी पड़ती है? देखो ये रहा, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द अपा इज एंटर्ड।
तो अगर टैक्स पेयर हैज ऑलरेडी फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर टू विच अपाई रोलबैक अप्लाइज, दे मस्ट फाइल द मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ इनकम विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द अपाई इज एंटर्ड। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई रोलबैक के लिए, क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई रोलबैक के प्रीवियस ईयर की, रोलबैक के प्रीवियस ईयर की जो एप्लीकेशन है कब तक फाइल करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपका आपा कब एंटर हुआ है, आपा एंटर हुआ है जुलाई 24 पे, तो जुलाई 24 के एंड पे आ जाओ, तो अपन जुलाई 24 के एंड पे आ गए, उसमें विद इन 3 months ऐड कर दो, अपन ने क्या करा 3 months ऐड कर दिए, तो जुलाई में जो है 3 months ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सितंबर, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो जो मॉडिफाइड रिटर्न है वो अपन कब तक फाइल कर सकते हैं, अक्टूबर 24 तक फाइल कर सकते हैं। जो मॉडिफाइड रिटर्न है वो अपन कब तक फाइल कर सकते हैं, अक्टूबर 24 तक फाइल कर सकते हैं। मेरी बात सुनवा, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना, आपने अपा एंटर करा जुलाई 24 को, अपा एंटर करा आपने जुलाई 24 को, ठीक है ना। अच्छा अपन ने एक चीज समझ में आई कि भाई मॉडिफाइड रिटर्न आप क्या कर सकते हो विद इन 3 months, विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द अग्रीमेंट वाज एंटर्ड, आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली आप जो है मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो मेरा अपा है वो एंटर हुआ था जुलाई 24 को, अगर आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी है तो अपन फाइल कर सकते हैं अक्टूबर 24 तक। लेकिन मेरी बात सुनो, अपन जो है क्या कर रहे हैं, रोलबैक के लिए अपन ने अप्लाई करा, अपन ने जो है रोलबैक के लिए अप्लाई करा, रोलबैक के लिए अप्लाई कब करा, रोलबैक के लिए जो है आपने अप्लाई करा था, और रोलबैक के लिए जो है बेसिकली रोलबैक आपका साइन कब हुआ है, दिसंबर 2024 को साइन हुआ है। देखो ये रहा ना आपका जो रोलबैक है, देखो क्या दे रखा है, द कंपनी ऑल्सो अप्लाइड फॉर द रोलबैक बेनिफिट विच वाज अग्रीड एंड साइंड इन दिसंबर 2024। तो जो आपका रोलबैक का डिसीजन है, जो रोलबैक का अग्रीमेंट है, वो बेसिकली साइन ही कब हुआ था, सरकार से जो आपने अग्रीमेंट करा था वो कब करा था, दिसंबर 2024 तक करा था। अच्छा वैसे अपना प्रोविजन ये कहता है, वैसे अपना प्रोविजन ये कहता है कि भाई अगर रोलबैक ईयर्स की अगर आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी है तो विद इन 3 months क्या करोगे, फाइल करोगे, विद इन 3 months फाइल करोगे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द अपा इज एंटर्ड। अच्छा अपन ने अपा एंटर करा था जुलाई 24 को, अपन को जो है रोलबैक की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए थी अक्टूबर 24 तक, लेकिन सीधी सी बात यह है कि भाई अक्टूबर 24 तक तो रोलबैक का कोई नामो निशान ही नहीं था। भाई रोलबैक तो बेसिकली रोलबैक जो है पिक्चर में आया कब है, रोलबैक पिक्चर में आया दिसंबर 24 तक, भाई रोलबैक जो है दिसंबर 24 को पिक्चर में आया है। भाई बेसिकली आपने रोलबैक के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन सरकार ने जो है रोलबैक के लिए अग्री कब करा, सरकार ने जो है रोलबैक का अग्रीमेंट साइन करा दिसंबर 2024 को। तो मुझे एक चीज बताओ, जो रोलबैक ईयर्स हैं, जो आपके रोलबैक ईयर्स हैं वो ये हैं। अच्छा रोलबैक साइन ही कब हुआ है, दिसंबर 2024 को हुआ है, तो क्या आप अक्टूबर 24 तक जो है रोलबैक के ईयर्स की मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका रोलबैक ईयर्स का मॉडिफाइड रिटर्न है वो अपन क्या करेंगे, वो अपन जो है बेसिकली जिस दिन आपका रोलबैक साइन हुआ है, जिस दिन आपका रोलबैक क्या हुआ है, साइन हुआ है, ठीक है ना, जिस मंथ में आपका रोलबैक साइन हुआ है उस मंथ के एंड से विद इन 3 months काउंट करेंगे। तो दिसंबर से अगर अपन 3 months काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जनवरी, फेब एंड मार्च। तो मार्च 25 तक आप क्या कर सकते हो, मार्च 25 तक जो है बेसिकली आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। देखो ये रहा, विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रोलबैक अग्रीमेंट वाज साइन। लॉजिकली पूरी बात समझ आई ना। तो ये जो है पॉइंट नंबर 1 मत करके आ जाना, पॉइंट नंबर 1 मत करके आ जाना, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि वैसे तो जो रोलबैक की एप्लीकेशन है वो अक्टूबर 24 तक फाइल हो जानी चाहिए थी। रोलबैक के ईयर्स की जो आपका मॉडिफाइड रिटर्न है, सॉरी एप्लीकेशन ही, रोलबैक ईयर्स का जो आपका मॉडिफाइड रिटर्न है वो आपका अक्टूबर 24 तक फाइल हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताया कि रोलबैक का अग्रीमेंट ही साइन कब हुआ है, दिसंबर 24 को साइन हुआ है। तो क्या अपन जो है बेसिकली अग्रीमेंट से पहले ही क्या रिटर्न फाइल कर सकते थे, क्या अग्रीमेंट से पहले मॉडिफाइड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे। तो सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इधर से क्या करो, विद इन 3 months काउंट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, गड़बड़ मत करके आ जाना। अच्छा अगर रोलबैक फॉर एग्जांपल अक्टूबर 24 से पहले साइन हो गया होता, अगर रोलबैक का जो अग्रीमेंट है वो अक्टूबर 24 से पहले साइन हो गया होता, तो उस केस में अक्टूबर 24 तक आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि अपना अग्रीमेंट ही जो है अक्टूबर 24 के बाद साइन हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 months इधर से काउंट करने पड़ेंगे। बात समझ आई। तो अपना एमसीक्यू नंबर 1 हो गया, एमसीक्यू नंबर 2 हो गया। अच्छा इन लोगों ने कहा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। तो ये लोग कहना है कि भाई 21-22 के लिए कौन सा एडजस्टमेंट सही है, कौन सा एडजस्टमेंट सही है। अब सुनो मेरी बात, आपका जो कौन सा पॉइंट नंबर सही है, इन लोगों ने कहा कि भाई एएलपी एडजस्टमेंट ऑफ 580 लाख हैज टू बी मेड फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 इवन दो इट इज लेस देन द टीपीओ का ओरिजिनल असेसमेंट, क्योंकि इट डज नॉट रिड्यूस द टोटल इनकम। भाई मैंने आपको बताया था कि भाई आपको जो है उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का रोलबैक का जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसमें रोलबैक के प्रोविजंस को लगाने के बाद उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर की रिटर्न ऑफ इनकम, उस प्रीवियस ईयर की जो आपकी टोटल इनकम है वो रिटर्न ऑफ इनकम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस केस में आपको जो है रोलबैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था। देखो ये ना, मैंने आपको बताया था कि भाई रोलबैक के प्रोविजंस कब एप्लीकेबल नहीं होते, कि भाई अगर रोलबैक प्रोविजंस कैन नॉट बी अप्लाइड इफ दे वुड रिड्यूस द टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन द आरओआई फॉर द रेलेवेंट रोलबैक ईयर्स। तो बेसिकली जितनी इनकम आपने आरओआई में डिक्लेयर करी थी, अगर रोलबैक के प्रोविजंस लगाने के बाद अगर आपकी टोटल इनकम है आरओआई की इनकम से कम हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर ईयर का रोलबैक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखें
यहाँ पर अगर अपन देखें तो 21-22 में अपन क्या कर रहे हैं, रोल बैक लगा रहे हैं। 21-22 में अपन रोल बैक लगा रहे हैं। अच्छा, 21-22 में रोल बैक के प्रोविजन लगाने के बाद अपने को ये पता चला कि जो आपकी इनकम है वो आरओआई में जो आपने डिक्लेयर करी थी उससे 580 क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। 580 क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है, आपका करेक्ट है। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई एएलपी एडजस्टमेंट ऑफ 855 लाख हैज टू बी मेड, ठीक है ना, एज द एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन एएलपी रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि रोल बैक के लगाने के बाद, रोल बैक के लगाने के बाद जो बेसिकली टीपीओ का एनहांसमेंट था वो कम हो रहा है। वो टीपीओ का एनहांसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब ये चल जाएगा, ये जो है आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो रोल बैक के प्रोविजंस को लगाने के बाद जो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम में इनकम थी वो कम नहीं हो रही है। भाई जो भी आपने रिटर्न ऑफ इनकम में इनकम डिक्लेयर करी थी उससे जो है हम क्या कर रहे हैं, 580 लाख एनहांस कर रहे हैं। टीपीओ ने बोला था कि भाई 855 लाख एनहांस होगा, लेकिन रोल बैक बोलता है सिर्फ और सिर्फ 580 लाख एनहांस होगा। तो बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो बेसिकली 21-22 का आपको जो है रोल बैक मिल जाएगा। 21-22 का जो है आपको रोल बैक मिल जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई क्योंकि मेरी इनकम 855 से जो है बेसिकली क्या हो रही है, 580 तक हो गई है। मतलब 855 लाख से जो है बेसिकली 580 हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई रोल बैक नहीं मिलेगा। रोल बैक मिलेगा। मैंने आपको रीजन बताया। रोल बैक कब नहीं मिलता, जब आपकी इनकम, जब 21-22 की रिटर्न ऑफ इनकम में जो आपने इनकम डिक्लेयर करी है उससे कम इनकम आ जाती उससे कम इनकम आ जाती तब आपको जो है रोल बैक नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो भी 21-22 में आपने रिटर्न ऑफ इनकम डिक्लेयर करी थी उसमें अपन क्या कर रहे हैं, 580 ऐड कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे। तो बेसिकली आपको रोल बैक मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, आपका जो है आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। आपका जो आंसर है वो क्या होगा, पॉइंट नंबर बी होगा कि भाई एएलपी एडजस्टमेंट ऑफ 580 लाख हैज टू बी मेड फॉर प्रीवियस 21-22 इवन दो इट इज लेस देन टीपीओ का ओरिजिनल असेसमेंट। भाई टीपीओ के ओरिजिनल एडजस्टमेंट से भले कम है, चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर अपन देखें, क्योंकि अभी भी अगर अपन देखें तो इट डज नॉट रिड्यूस द टोटल इनकम एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। तो लॉजिकली बात समझ आ रही है ना। भाई क्रक्स इतना सा है कि भाई किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का आपको जो है रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर रोल बैक के प्रोविजन को लगाने के बाद अगर जो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम में अगर आपने जो रिटर्न फाइल करी थी उसमें जो आपकी इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है। देखो ये रहा, रोल बैक प्रोविजंस कैन नॉट बी अप्लाइड इफ दे वुड रिड्यूस द टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन द आरओआई फॉर द रेलेवेंट रोल बैक ईयर्स। तो अगर रिटर्न ऑफ इनकम से रोल बैक लगाने के बाद जो आपने रिटर्न में क्या करी थी, इनकम डिक्लेयर करी थी उससे कम हो जाती है तो रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल बिंदास बेनिफिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना जो है एमसीक्यू नंबर 3 हो गया। अब आ जाते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो है अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, देखो इन लोगों ने कहा कि सुगम प्राइवेट लिमिटेड हैज एन एसोसिएट एंटरप्राइज बाय द नेम फाइबर इनकॉर्पोरेशन इन ऑस्ट्रेलिया। एक हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज है, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। इन लोगों ने कहा कि भाई फाइबर इनकॉर्पोरेशन वांट्स टू अपॉइंट एन एजेंट इन इंडिया टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन जर्मनी। तो जो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज है वो इंडिया में एक एजेंट को अपॉइंट करना चाहती है और ये एजेंट का काम क्या रहेगा कि भाई ये इंडिया से जो है रॉ मटेरियल्स परचेस करेगा फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट इन जर्मनी। आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि द पर्सन और एंटिटी तो अपॉइंटेड वुड बी ऑथराइज्ड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स बिहाफ। तो जो आपका एजेंट है वो फाइबर इनकॉर्पोरेशन के बिहाफ पे क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों ने कहा कि सुगम प्राइवेट लिमिटेड बोरोड $100 लाख फ्रॉम ट्रिपल इनकॉर्पोरेशन यूएसए ऑन 1 जुलाई 2019 अंडर अ लोन अग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द सीजी। ठीक है ना। तो सुगम प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा है, एक फॉरेन कंपनी से, एक एनआर से, ठीक है ना, एक नॉन रेसिडेंट से क्या करा है, $100 लाख का लोन लिया है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली इन फॉरेन करेंसी एट 4% पर एनम। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो आपका इंटरेस्ट है वो 6 महीने में जाता है, वो जो है बेसिकली 6 महीने में जाता है और जो आपका इंटरेस्ट रेट वो कितना है, 4% पर एनम है। अच्छा, मेरी बात सुनो, इन लोगों ने कहा कि भाई फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 28 फरवरी आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। तो मुझे एक चीज बताओ, जो सुगम प्राइवेट लिमिटेड है उसने क्या करा है, उसने जो है 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करा है। कितना इंटरेस्ट पे करा होगा, सीधी सी बात है, $100 लाख का 4% का इंटू 6/12 कितना हो जाएगा, ये करो भाई। 100 का मैंने करा 4% इंटू 6/12 कितना हो गया, ये 100 का मैंने करा 4% इंटू 6/12 कितना हो गया, ये हो गया आपका $2 लाख। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जो सुगम प्राइवेट लिमिटेड है उसने क्या करा है, जो सुगम प्राइवेट लिमिटेड है उसने 31 दिसंबर को $2 लाख का क्या करा है, इंटरेस्ट पे करा है। $2 लाख का क्या करा है, इंटरेस्ट पे करा है। बात समझ में आई। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरेस्ट पे करते समय आपने क्या करा है, बकायदा टीडीएस काट लिया है।
इंटरेस्ट पे करते समय बाकायदा आपने जो है टीडीएस काट लिया है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि जब टीडीएस कटता है, जब आप एनआर का टीडीएस काटते हो तो किस रेट पे काटते हो? अपन ये देखते हैं कि एनआर की इनकम इंडिया में किस रेट से टैक्सेबल होती है। एनआर की इनकम इंडिया में जो है किस रेट से टैक्सेबल होती है, उस रेट पे अपन क्या करते हैं, टीडीएस काट लेते हैं। सुनो, ये कौन है? एक फॉरेन कंपनी है। एनआर कौन है? एक फॉरेन कंपनी है। एनआर कौन है? एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक चीज पता है, मैंने आपको जो है 115A पढ़ाया था, सेक्शन 115A पढ़ाया था। मैंने आपको यहाँ बताया था कि भाई अगर एनआर को जो है किसी इंडियन कंपनी से, अगर एनआर को जो है किसी इंडियन कंपनी से जो है इंटरेस्ट की इनकम हो रही तो 5% पे टैक्सेबल होती है। तो आप लोग एक चीज समझ में आ गई कि भाई जो सुगम प्राइवेट लिमिटेड है, जब क्या करेगी, पेमेंट करेगी, जब क्या करेगी, पेमेंट करेगी, तो बेसिकली टीडीएस किस रेट से काटेगी? टीडीएस काटेगी 5% के रेट से। अच्छा, जब भी अपन एनआर का क्या करते हैं, टीडीएस काटते हैं, तो अपन क्या करते हैं, टीडीएस में सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस का भी क्या करते हैं, सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस का भी जो है बेसिकली इंक्लूड करके टीडीएस काटते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 115A मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने जो है आपको 115A करवाया था। ये रहा, मैंने आपको 115A कराया था। मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर एनआर को इनकम हो रही है, एनआर को इंटरेस्ट इनकम हो रही है फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर एनआर को जो है इंटरेस्ट इनकम हो रही है फ्रॉम इंडियन कंपनी ने जो पैसा बोरो करा है फॉरेन करेंसी में बोरो करा है, इंडियन कंपनी ने जो पैसा बोरो करा है फॉरेन करेंसी में बोरो करा है, ठीक है ना। और कब तक बोरो करा है? बोरिंग करी अपने 30 जून 2023 तक। तो उस केस में जो एनआर की इनकम इंडिया में 5% में टैक्सेबल होती है। सुनो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इंडियन कंपनी ने पैसा कब बोरो करा है? 2019 में बोरो करा है, फॉरेन करेंसी में बोरो करा है। तो जो एनआर की इनकम है वो 5% पे टैक्सेबल करी जाएगी, 5% पे जो है इंडिया में टैक्सेबल करी जाएगी। देयरफॉर ये जो इंडियन कंपनी है पेमेंट करते समय क्या करेगी? 5% पे टीडीएस काटेगी। अच्छा सुनो, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड होगा। सरचार्ज की बात करेंगे, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज भी क्या होगा? टीडीएस में, टीडीएस की रेट में इंक्लूड होगा। अच्छा, सुगम प्राइवेट लिमिटेड को क्या करना है? $2 लाख का पेमेंट करना है। सुगम प्राइवेट लिमिटेड को $2 लाख का पेमेंट करना है। अच्छा, अब $2 लाख का पेमेंट करते समय मुझे क्या करना है? रुपीज में टीडीएस काट के इंडियन गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो सीधी सी बात यह है, सीधी सी बात यह कि भाई अपन को ये देखना पड़ेगा, अपन को ये देखना पड़ेगा कि जो एनआर की ये डॉलर की इनकम है, एनआर की जो डॉलर की इनकम है इंडिया में जो है इसका रुपीज का अमाउंट कितना बनता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो फॉरेन इनकम है, ये जो फॉरेन इनकम है इसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात बड़े ध्यान समझना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने जो है आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको जो है रूल एक बताया था। ये रहा देखो, मैंने आपको जो है एक रूल बताया था, रूल 115। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई एनआर की जो फॉरेन करेंसी की इनकम है वो रुपीज में कैसे कन्वर्ट होती है। उसमें अपन एक चीज देखी थी कि भाई अगर एनआर की कोई हाउस होल्ड इनकम है, कोई पीजीबी इनकम है या फिर कोई भी अदर इनकम है, तो अपन ये देखते हैं कि भाई लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे टीटीबीआर क्या चल रहा है उस रेट से अपन कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर अपन देखेंगे जो इंटरेस्ट है वो सिक्योरिटीज वाला नहीं है, जो इंटरेस्ट है वो सिक्योरिटीज वाला नहीं है, देखो ये वाला प्रोविजन लगेगा नहीं। कौन सा प्रोविजन लगेगा? ये वाला प्रोविजन लगेगा। मतलब जब इंडियन कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि भाई जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर रही है उस प्रीवियस ईयर की लास्ट डे पे जो है टीटीबीआर क्या चल रही है, ठीक है ना। टीटीबीआर क्या चल रही है, अपन क्या करेंगे? $2 लाख को जो है उस रेट से जो है रुपीज में कन्वर्ट करेंगे और उस पर टीडीएस काट लेंगे। अब आ जाओ, मैं आपको जो है एक चीज बताता हूं। अपन पेमेंट कब कर रहे हैं? अपन पेमेंट कर रहे हैं 28 फरवरी को। देखो अपन पेमेंट कब कर रहे हैं? अपन पेमेंट कर रहे हैं 28 फरवरी को। कितना पेमेंट करना है मुझे? $2 लाख का पेमेंट करना है। अच्छा, $2 लाख का मुझे पेमेंट करना है एनआर को पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटना है। अब टीडीएस रुपीज में काट के सरकार को जमा कराना है। तो जो इंडियन कंपनी है वो क्या करना चाहती है? इंडियन कंपनी जो है बेसिकली ये $2 लाख को रुपीज में कन्वर्ट करना चाहती है, $2 लाख को रुपीज में कन्वर्ट करना चाहती है। अच्छा, एनआर की जो फॉरेन करेंसी की इनकम है उसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अभी मैंने आपको प्रोविजन बताया कि भाई ये जो कंपनी है ये देखेगी कि जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करा जा रहा है, उस प्रीवियस ईयर उस प्रीवियस ईयर का लास्ट डे क्या है? तो उस प्रीवियस ईयर का लास्ट डे होगा 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को टीटीबीआर क्या है? देखो 31 मार्च 2025 को अगर मैं टीटीबीआर देखूं, देखो ये रहा $1 = 74। कितना है? ये है आपका $1 = ₹74। कितना है? $1 = 74। मतलब जो एनआर की इनकम है इस रेट से जो है क्या होगा? रुपीज में कन्वर्ट होगी। इस रेट से क्या होगा? रुपीज में कन्वर्ट होगी। लेकिन मेरी बात समझना ना, मेरी बात सुनो, अपने को एक चीज तो समझ में आ गई कि जो एनआर की इनकम है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर रेट से क्या होगी? रुपीज में कन्वर्ट होगी। अच्छा सुनो, ये जो इंडियन कंपनी पेमेंट कब कर रही है? ये जो इंडियन कंपनी पेमेंट कर रही है 28 फरवरी 2025 को, ठीक है ना। इंडियन कंपनी क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है 28 फरवरी 2025 को। अच्छा, आज के दिन पे इस कंपनी को क्या करना है? इस इनकम को रुपीज में कन्वर्ट करके जो है टीडीएस निकाल के सरकार को जमा कराना है। क्या इस दिन पे बैठ के ये इंडियन कंपनी ये पता लगा सकती है क्या कि भाई एक महीने बाद जो है आपकी टीटीबीआर क्या होगी? नहीं पता लगा सकती। भाई इस पर्टिकुलर डे पे बैठ के मैं जो है भविष्यवाणी थोड़ी कर सकता हूं। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या आती है कि भाई अगर इस कंपनी को जो है 28 फरवरी 2025 को टीडीएस काट के जमा कराना है
तो इस इनकम को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोविजन ये कहता है कि भाई आप लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का टीटीबीआर निकालो। अच्छा, मुझे एक चीज पता है कि 28 फरवरी को बैठ के मुझे ये नहीं पता कि 31 मार्च 2025 को टीटीबीआर क्या होगा। तब सरकार ने क्या करा था, रूल 115 में एक अमेंडमेंट लाया था। रूल 115 में क्या करा था, रूल 115 में जो है बेसिकली क्या करा था, एक एक्सप्लेनेशन लाया था। और सरकार ने कहा था कि भाई देखो, अगर ऐसा पर्टिकुलर केस आता है जहां पर आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि भाई इनकम को किस रेट से जो है क्या करा जाए, रुपीज में कन्वर्ट करा जाए। मैंने आपको बताया ना कि भाई अपने को एक चीज तो पता है कि भाई $2 लाख जो है रुपीज में कन्वर्ट होगा, और किस रेट से कन्वर्ट होगा, टीटीबीआर एज ऑन 31 मार्च 2025। लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि भाई इस दिन पे बैठ के मुझे ये नहीं पता लगा सकता कि भाई एक महीने बाद जो है टीटीबीआर क्या होगा। लेकिन मुझे तो आज के दिन पे कन्वर्ट करके टीडीएस काटना है। तब सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, टीडीएस काटने के लिए आप क्या करो, जिस पर्टिकुलर दिन पे आप क्या करो, पेमेंट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर दिन पे जो भी आपका टीटीबीआर चल रहा है, उस टीटीबीआर के रेट से रुपीज में कन्वर्ट करके टीडीएस काट लो। आ जाओ देखो, 28 फरवरी 2025 की बात करते हैं। ये रहा 28 फरवरी 2025 को जो है टीटीबीआर क्या चल रहा है, $1 इक्वल्स टू 72.5। क्या चल रहा है, $1 इक्वल्स टू 72.5। तो जो एनआर की जो इनकम है इंडिया में टैक्सेबल इस रेट से होगी। इंडिया में जो टैक्सेबल है वो बेसिकली इस रेट से होगी। जब एनआर क्या करेगा, इंडिया में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा तो अपनी इनकम रुपीज में इस रेट से कन्वर्ट करेगा। लेकिन टैक्स काटने के लिए, टीडीएस काटने के लिए ये कंपनी क्या करेगी, ये जो इनकम है इस पर्टिकुलर रेट से क्या करेगी, कन्वर्ट करके टीडीएस काटेगी। लॉजिकली बात समझ आई। अच्छा करो, $2 लाख इंटू 72.5 करो, कितना हो गया, ये हो गया आपका $2 लाख इंटू मैंने करा 72.5, कितना आ गया रुपीज में, 1,42 लाख, सॉरी 1,45 लाख। कितना आ गया, 1,45 लाख आ गया। तो बेसिकली अब मुझे ये पता चला कि जो एनआर की इनकम है, एनआर की इंटरेस्ट इनकम रुपीज में कितनी है, 1,45 लाख है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, एनआर क्या है, एक फॉरेन कंपनी है। अच्छा, फॉरेन कंपनी पे सरचार्ज लगता है, मैंने आपको बताया था 2% 5%, याद है आपको। फॉरेन कंपनी पे जो सरचार्ज लगता है वो कितना लगता है, 2% 5%। अगर फॉरेन कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़ है, तो सरचार्ज की रेट क्या होती है, आपकी सरचार्ज की रेट होती है 2% ऑफ टैक्स। आ जाओ देखो तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि भाई जो सरचार्ज है वो कितना लगेगा, 2% लगेगा। तो देखो एनआर की जो इनकम है इंडिया में किस रेट से टैक्सेबल होगी, 5% के रेट से। लेकिन इसे हम क्या करेंगे, 2% सरचार्ज ऐड करेंगे एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेट करेंगे। तो मुझे बताओ कि भाई इफेक्टिव रेट कितना निकल के आया, 5 + 2% + 4%, कितना हो गया ये 5.304%। मतलब जो ये कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो किस रेट से टीडीएस काटेगी, 5.304% के रेट से टीडीएस काटेगी। तो निकालो 1,45 लाख का मैंने करा 1,45 लाख का करा मैंने 5.304%, कितना आ गया ये आपका निकल के आ जाएगा, ये जो है आपका निकल के आ जाएगा 769,080 का। तो बेसिकली आपका जो टीडीएस है उसका अमाउंट कितना होगा, 769,080 होगा। देखो आपका जो आंसर है वो कितना होगा, आपका जो आंसर है वो होगा 769,080। लेकिन मेरी बात बड़े ध्यान समझना, आईसीआई से जो है मोस्ट प्रोबेबली इधर गलती हुई है, आईसीआई से जो है मोस्ट प्रोबेबली इधर क्या हुई है, गलती हुई है। आईसीआई ने जो है आंसर दे रखा है ए, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आंसर जो है इसका होना चाहिए सी। इसका जो आंसर है C फॉर क्या होना चाहिए, कैट होना चाहिए। इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए, C फॉर कैट होना चाहिए। अच्छा, जब आईसीआई ने क्या करा, ये A फॉर एप्पल का आंसर दिया, मैंने सारे तिग्रम लगाए, मैंने जो है सारे तिग्रम लगा के देखे कि भाई किसी भी तरह से क्या आंसर जो है आपका A फॉर एप्पल आ रहा है क्या, किसी भी तरह से जो आंसर आपका A फॉर एप्पल नहीं आ रहा। मैंने आपको सारे प्रोविजन लॉजिकली बताए, भाई सारे प्रोविजन लॉजिकली किस तरह से इंटरप्रेट होंगे। तो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इसका जो आंसर है वो C फॉर कैट होना चाहिए। लेकिन आईसीआई ने जो है A फॉर एप्पल दे रखा है, A फॉर क्या दे रखा है, एप्पल दे रखा है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस पे, मेरी जो प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे आंसर जो है C फॉर कैट होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकलेगा। अच्छा, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जहां तक मैंने प्रोविजन पढ़े हैं 99.99% जो आंसर है इसका जो है C फॉर कैट ही होगा। A फॉर एप्पल जो है किसी भी तरह से नहीं हो सकता, मैंने सारे तिग्रम लगा के देख लिए, A फॉर एप्पल से आंसर किसी भी नहीं निकल रहा। तो जो आपका आंसर है वो होना चाहिए C फॉर कैट। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको जो है A फॉर एप्पल पता चलता है, अगर आपको जो है पता चलता है कि भाई A फॉर एप्पल कैसे निकला है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई कैसे आपने निकाला। लेकिन मैंने जो है जिस तरह से जो है सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए, A फॉर एप्पल किसी भी तरह से नहीं आ रहा, A फॉर जो एप्पल है वो किसी तरह से भी नहीं आ रहा। अगर अपन ग्रॉसअप करके भी देखें, तो भी चलो निकाल के देखते हैं, ग्रॉसअप करके भी देखते हैं तो भी अपन निकाल के देखते हैं, तो भी आंसर नहीं आएगा। वो भी मैंने करके देख लिया भाई, मैंने करा 100 माइनस 5.304, कितना आ गया ये, 100 माइनस करा मैंने 5.304, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 94.696। 1,45 लाख डिवाइड बाय करता हूँ मैं 1,45 लाख डिवाइड बाय करता हूँ मैं 94.696% इंटू करा मैंने 5.304%, तो भी आपका जो है आंसर मैच नहीं होगा, वो 8 लाख समथिंग आ जाएगा। तो जो आपका आंसर है
जो आपका आंसर है 99.99% जो है कितना होना चाहिए, 769,080 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो है थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन मैंने आपको बता दिया 99.9% टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आंसर जो है C4 कैट ही होगा, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार। अब चलते हैं आगे। इन लोगों ने कहा कि भाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस बिजनेस कनेक्शन वुड नॉट गेट एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, आपने इंडिया में ब्रांच कर ली, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है ये, आपने इंडिया में लाइसेंसिंग ऑफिस खोला है फॉर फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। आप क्या करो, आपने जो है ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज कर रहे हो, बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अपॉइंटिंग मिस्टर वाई एज अ एजेंट इन मुंबई फॉर फाइनलाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर्स ऑन इट्स बिहाफ। मिस्टर वाई एक्सक्लूसिवली जो है क्या करता है, एक्ट करता है फाइबर इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो अगेन क्या हो गया, बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। ये क्या है, डिपेंडेंट एजेंट है। ये क्या हो गया, डिपेंडेंट एजेंट हो गया। तो ये जो एजेंट है ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए काम करता है, फाइबर इनकॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। तो उस केस में ये क्या बन गया, बिजनेस कनेक्शन बन गया। पॉइंट नंबर सी पे आते हैं। अपॉइंटिंग मिस्टर एक्स एज एन एजेंट इन कोलकाता। तो फाइबर इनकॉर्पोरेशन ने क्या करा है, कोलकाता में एक एजेंट क्या करा है, अपॉइंट करा है फॉर प्रमोटिंग कंपनी का प्रोडक्ट। अच्छा, मिस्टर एक्स एक्स एज ए एजेंट इन इंडिया फॉर सेवरल अदर कंपनीज। तो जो बेसिकली मिस्टर एक्स है वो जो है फाइबर इनकॉर्पोरेशन का ही एजेंट नहीं है, वो बेसिकली बहुत सारी फॉरेन कंपनी का एजेंट है। तो ये क्या है, बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट एजेंट है। तो ये क्या होगा, आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा C4 कैट। आपका आंसर हो जाएगा C4 कैट, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे इन लोगों ने कह रखा है, आगे इन लोगों ने कह रखा है कि सुगम प्राइवेट लिमिटेड एक्सपोर्टेड इट्स प्रोडक्ट टू अनरिलेटेड पार्टी। क्या करा है आपने, अनरिलेटेड पार्टी को माल एक्सपोर्ट करा है। अच्छा, फिर लोगों ने कहा सुगम प्राइवेट लिमिटेड डिड नॉट मेंटेन प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स मेड टू द अनरिलेटेड पार्टी मिडलैंड लिमिटेड। अच्छा, कितने अमाउंट का आपने ट्रांजेक्शन करा है, कितने अमाउंट का सेल्स करा है आपने, 12 करोड़ का करा है। अब मेरी बात सुनो, आपने क्या करा है, एक आपने जो है बेसिकली एक अनरिलेटेड पार्टी को माल एक्सपोर्ट करा है और उसके इंडिया में 92D के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितनी पेनल्टी लगेगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितनी पेनल्टी लगेगी। आ जाओ, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको जो है ट्रांसफर प्राइसिंग बताया था, मैंने जो है आपको ट्रांसफर प्राइसिंग बताया था। पेज नंबर ले चलता हूं मैं आपको, ट्रांसफर प्राइसिंग का पेज नंबर क्या है, 187 है। चलते हैं अपन 190 पे चल लेते हैं। मैंने आपको पेनल्टीज बताई थी, मैंने आपको पेनल्टीज बताई थी कि भाई अगर आप 92D में जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं उसको मेंटेन नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। आ जाओ, मुझे बताओ आपने कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन करा है, आपने कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन करा है, आपने कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन करा है। देखो 12 करोड़ का ट्रांजेक्शन करा है, तो 12 करोड़ का 2% कितना होता है, 12 करोड़ का 2% होता है, 12 करोड़ का 2% होता है 24 लाख। 24 लाख आप आंसर टिक करके आओगे ना, बिल्कुल आप वही टिक करके आओगे, लेकिन गलत है भाई। 92D में जो आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के करने पड़ते हैं। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि ना, आपने ट्रांजेक्शन करा है किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से। भाई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन बताया ना आपको, देखो ये रहा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन कि भाई ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो तो अनरिलेटेड पार्टी से हो रहा है, तो बेसिकली अनरिलेटेड पार्टी से हो रहा है। तो क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने क्या, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो आपका आंसर होगा निल। 24 लाख मत करके आ जाना, जल्दबाजी में जो है 24 लाख मत करके आ जाना। इन लोगों ने देखो कितनी बारीकी से ये चीज टेस्ट कर रखी है। तो बेसिकली 12 करोड़ का 2% भाई 24 लाख करके मत आ जाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने क्या कर रखा है, अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रखा है। और 92D में जो पेनल्टी है वो किसके लिए है कि भाई अगर आप जो है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करते हो फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन विद द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो अगेन देखो मैंने इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए लिख रखा है, कितनी खतरनाक तरीके से जो है बेसिकली ऐसे घुमाता है, बारीकियां टेस्ट करता है। तो देखो अपना जो है MCQ नंबर 6 भी हो गया, चेक कर लेते हैं सारे MCQs भाई। DB ठीक है ना, DBBAC देखो ये रहा DBBAC और 6 का क्या है, D है, 6 का क्या है, D है। देखो ये रहा 6 का D। अच्छा, इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो आपका फोर्थ है उसमें ICAI ने A दे रखा है, लेकिन टेक्निकली होना चाहिए C4 कैट। ऑलराइट, फाइनली जो है अपना RTP खत्म होता है, पूरा का पूरा जो है अपना RTP खत्म होता है। इजी थी लेकिन थोड़ी बहुत टेक्निकल थी, कुछ इन लोगों ने टेक्निकल चीजें पूछ रखी थी। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है DT IDT या फिर AFM की क्लासेस चाहिए, DT IDT जो है बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं ग्रुप 2 में। अच्छा, AFM जो है ग्रुप 1 में प्रोवाइड करते हैं। तो DT और AFM मैं पढ़ाता हूँ, IDT निकिता जी पढ़ाती है, निकिता मैम पढ़ाती है। तो अगर आपको DT IDT AFM में से किसी भी क्लासेस चाहिए तो बेसिकली आप जो है क्या कर सकते हो, वेबसाइट से जाकर एनरोल कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो बेसिकली आप हमारी क्लासेस अपने जूनियर अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड जरूर करना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।